हाँ, बहुत सारे लोग रिकॉर्डिंग मांगते हैं, तो इसलिए आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग दैट सेशन ऑल्सो। सो दिस इज द फर्स्ट सेशन ऑफ बजट, और इस पूरे सेशन में हम बजट को रिलेटेड ही कवर करेंगे। एंड दिस इज द स्क्रीन आई एम यूजिंग दैट। या राइट। हाँ, तो बजट हमारा कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है। ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट करके एक चीज होता है, जिसका अर्थ यही होता है कि हमें इसमें अपनी पूरी फाइनेंशियल, यानी एनुअल मतलब ईयरली बेसिस पे, फाइनेंशियल मतलब रिलेटेड टू मनी, मॉनेटरी, जिसकी कुछ भी वैल्यू है उसको हम लिखते हैं। स्टेटमेंट इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट इज अ डॉक्यूमेंट विच शोज ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट एंट्रीज, जो जो उसके चीज के रिलेटेड है और उसके बारे में उसका डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, तो इट इज कॉल्ड एज अ स्टेटमेंट, राइट। तो ये हमारा डिफाइंड है 112 आर्टिकल के अंदर, मतलब इसके बारे में लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। और बजट, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? स्टेट गवर्नमेंट बजट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करेगा, आर्टिकल कौन सा है उसका? सर 202 है, 202। 202 आर्टिकल है, ठीक है। इसका आर्टिकल हमारे पास है 202। अब किसी भी बजट को प्रेजेंट करने के लिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट, आप सिंपल एक चीज मेरी बात समझिए कि बजट होता क्या है। क्या मतलब एक लेमैन आदमी के लिए व्हाट डू यू मीन बाय बजट? बजट हमारा वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें हम देखते हैं कि हमारे कितना पैसा हमारे पास आ रहा है और कितना पैसा हमारे से खर्च हो रहा है। सो दिस इज द बेसिक डॉक्यूमेंट जो हमें बताता है कि हमारे पास कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा खर्च हो रहा है, ठीक है। और इसमें दो तीन सिनेरियो क्रिएट हो सकते हैं। पहला सिनेरियो ये हो सकता है कि जितना पैसा हमारे पास आ रहा है उतना ही पैसा खर्च हो रहा है, मतलब वी डोंट हैव एनी सरप्लस, वी डोंट हैव एनी डिफिसिट। सरप्लस का अर्थ होता है कि हमारे पास पैसा बच गया, यानी कि हमारी इनकम ज्यादा है और खर्चा कम है। डिफिसिट का अर्थ होता है कि हमारे पास हमारा खर्चा ज्यादा है, इनकम कम है। तो जो हमारे पास खर्चा ज्यादा है, तो जो बच गया, दोनों का डिफरेंस हो गया, उसको बोलते हैं हम डेफिसिट, या हम घाटा बोलते हैं, राइट। तो हरियाणा का बजट प्रेजेंट हुआ, तो जब बजट प्रेजेंट हुआ तो हमने इस डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर किया बाय यूजिंग द बजट स्पीच। पहले ये जानना है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। कौन बताएगा कि हरियाणा का कोई कौन है फाइनेंस मिनिस्टर? हरियाणा का जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो उन्हीं का, मतलब हरियाणा का ही सीएम है। हरियाणा का सीएम है नायब सिंह सैनी, जो की फाइनेंस मिनिस्टर भी है। इन्होंने अपना सेकंड बजट को प्रेजेंट किया, ठीक है। अब जब हमारे सेकंड बजट को प्रेजेंट किया उन्होंने, तो हरियाणा में एक कल्चर है, जब भी बजट को प्रेजेंट किया जाता है तो उससे पहले हम लोग सजेशंस मांगे जाते हैं कि भाई आपको क्या चाहते हो कि क्या बजट में आया जाए। उस बजट के सजेशंस के बाद से उस पे सोचा जाता है। उसके बाद कंसल्टेटिव मीटिंग्स की जाती है। कंसल्टेटिव मीटिंग्स का अर्थ होता है कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर से हम मीटिंग कर रहे हैं। अब जब हम उस डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर से मीटिंग करते हैं, तो उसमें जो जो इनपुट्स मिलते हैं उसके बेस पे बजट प्रेजेंट किया जाता है। दिस ईयर हरियाणा ने क्या किया, एक अपना एआई चैटबॉट जनरेट किया। उस एआई चैटबॉट से बहुत सारे सजेशंस को क्रिएट कराया गया। अब उन सजेशंस को जब क्रिएट कराया गया, तो अब उन सजेशंस को प्रोसेस कराया गया, देखा गया कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है, कंसल्टेटिव मीटिंग से देखा, और उसके बाद ये पूरा बजट आपके सामने उन्होंने प्रेजेंट किया, ठीक है। तो वो बजट प्रेजेंट करते हुए सबसे पहले बोलते हैं कि हमने हरियाणा का विजन डॉक्यूमेंट 2047 लिखा है। वाई 2047? विकसित सर भारत है सर। विकसित या भारत। ठीक है, विजन डॉक्यूमेंट है 2047, विकसित भारत, यानी 100 साल हमारी आजादी को पूरे हो जाएंगे 2047 में। तो इन्होंने अपने विजन भी 2047 से अलाइन किया है। 24 दिसंबर को प्रेजेंट किया गया ये। और मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, व्हाट इज माई पर्पस? माई पर्पस इज टू टेल यू दैट वाइल यू विल रीड अबाउट द मेन्स, तो यू शुड रीड दैट डॉक्यूमेंट। तुम्हें, अगर हमने ये डॉक्यूमेंट्स चले गए, अच्छा ठीक है, विजन डॉक्यूमेंट जब बना होगा तो कैसा, उसमें क्या रखा होगा मेरे समझ के हिसाब से, उसमें रखा होगा कि अभी क्या प्रॉब्लम्स है, क्या हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल है,
अब उन रिसोर्स को कैसे इंक्रीज करना है, उन प्रॉब्लम्स को कैसे एड्रेस करना है, व्हाट इज द गवर्नमेंट वे, व्हाट आर द टारगेट्स दे वांट टू अचीव बाय 2047, और हम इन सबको अपने ऑब्जेक्टिव को और जो हमारे सपनों का हरियाणा है उसको कैसे बना सकते हैं। तो एक और टारगेट इसमें दिया हुआ है कि इसमें बोला था हरियाणा की इकॉनमी को 1 ट्रिलियन बनाना है बाय 2047। कितना बनाना है? 1 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन इकॉनमी बनाना है, राइट। ठीक है। अब पहला इस बजट में ये डॉक्यूमेंट लिखा गया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। कब रिलीज किया गया? 24 दिसंबर को रिलीज किया गया। सेकंड, जब हरियाणा में सरकार आई थी, लास्ट सरकार, तो हर एक सरकार या हर एक पार्टी अपना एक मैनिफेस्टो निकालती है। उस मैनिफेस्टो में इस बार जो बीजेपी गवर्नमेंट है, उन्होंने 217 प्रॉमिस किए थे। वो बोलते हैं उसमें से 60 तो हमने फुलफिल कर दिए और 120 के आसपास चल रहे हैं, मतलब हमारे चल रहे हैं। ये उसने अपने बजट में मेंशन किया है। तो बस आई एम जस्ट पुटिंग इट इन फ्रंट कि भाई ऐसा भी कुछ चीजें हैं। 217 प्रॉमिस थे, 60 पूरे हो चुके हैं, 120 चल रहे हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे जो सीएम साहब है, वो ये बोलते हैं कि देयर आर 5 पॉइंटर्स जो कि हरियाणा के बजट को हम इसमें बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं कि हम 12 पॉइंट्स पे बात करेंगे पहले, जो कि हरियाणा को के बजट हरियाणा के लिए इंपॉर्टेंट है। पहले जो 5 पॉइंट होंगे वो ऐसे पॉइंट होंगे जो हरियाणा के बजट को अप टू 31 तक इम्पैक्ट करेंगे, और बाद के जो 7 पॉइंट होंगे वो 25-26 से रिलेटेड होंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि हरियाणा का शेयर जो है, जैसे आपको ये पता है, इसका आर्टिकल आप लोग मुझे बताएंगे कि कौन सा है। जैसे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ऐसे टैक्सेस होते हैं जिसको सेंटर गवर्नमेंट लगाती है, सेंटर गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती है, बट इट इज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। ठीक है। अब उन टैक्सेस को डिवीजन करते हैं। कौन डिवाइड करता है कि कितना कितना मिलेगा? कौन बता रहा है? फाइनेंस एक कमीशन। कौन करता है, सॉरी? फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल 280 उसका मैंडेट है कि ये सारे उसको डिवाइड करेगा, जो भी सेंटर और स्टेट के बीच में रिसोर्सेज डिवाइड होने हैं। जब ये डिवाइड करता है तो ये हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि इस बार हरियाणा को सेंटर शेयर में 1.361% मिलेगा। ठीक है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो पहले की गवर्नमेंट में था ये शेयर 1.075 था इन 2005-10। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब चीजें, बट इतना जानना इंपॉर्टेंट है कि अभी ये काफी बढ़ गया है। 1.361% हो गया। लास्ट टाइम ये 1.093% था। जो ये ग्रोथ है ना, ये इंडिया में हाईएस्ट है, राइट। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बस हमें इतना याद रखना है कि सेंटर शेयर में हरियाणा को 1.361% मिलेगा। ठीक है। दूसरा, हरियाणा में इससे हमें एक और सबक मिलता है ना, मतलब अब इससे हम क्या क्या सीख सकते हैं वो भी हम सीखते जाएंगे। जैसे दूसरा, हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट है। हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट किसकी मदद से चल रहा है? दूसरा पॉइंट ये बोलते हैं इसमें, वर्ल्ड बैंक की मदद से चल रहा है। वो बोलते हैं कि हम सारे डिस्ट्रिक्ट की हवाओं को क्लीन कर देंगे बाय 2031। उन्होंने यही बोला था कि जो पहले 5 पॉइंट है वो 31 तक के लिए वैलिड है, बाकी के जो पॉइंट्स है वो 2025-26 के लिए वैलिड है। ठीक है। सारी हवाओं को क्लियर कर देंगे बाय 2031। नाउ जब वो 2031 कर देंगे तो ये वर्ल्ड बैंक की मदद से चल रहा है। ये 2716 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें सिर्फ 44 करोड़ रुपीस ग्रांट है, बाकी सब लोन है 2% के हिसाब से। ठीक है। अब नाउ यहां से मैं सेकंड पॉइंट से एक चीज इन्फर करता हूं। अगर आप लोग इंटरव्यू में हैं, आपसे अगर वो इंटरव्यू पैनल वाला ये पूछता है कि अब व्हाट आर द 5 प्रॉब्लम्स ऑफ हरियाणा, तो यू कैन से दैट सर फर्स्ट प्रॉब्लम इज पॉल्यूशन इन हरियाणा डिस्ट्रिक्ट। देयर इज ऑल्सो अ प्रोजेक्ट दैट इज गोइंग ऑन विद द वर्ल्ड बैंक, दैट इज हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट। तो उसको ये समझ आएगा दैट यू आर टॉकिंग बेस्ड ऑन सम डेटा, राइट। तो इसको पढ़ने का हमें एक फायदा मिलता है कि जो भी प्रॉब्लम्स होती है उन्हीं का सॉल्यूशंस बताया जाता है इस डॉक्यूमेंट्स में। थर्ड थिंग है, हरियाणा के साथ एक और प्रोजेक्ट चल रहा है, वर्ल्ड बैंक के साथ एक और प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है वाटर सिक्योर हरियाणा प्रोजेक्ट। ये भी मतलब ये स्टार्ट होने वाला है।
यानी कि ये बोल रहा है कि जो हमारे यहाँ पे कौन सी रिवर बहती है हरियाणा में? यमुना। यमुना जो रिवर बहती है उसको हम क्लीन कर दें, तो वाटर सिक्योर हरियाणा प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक की मदद से चल रहा है। ठीक है, कि ये पानी को रीयूज करें, क्लीन करें, सिक्योर करें, बेसिकली पानी को इनको सही साफ रखना है। ठीक है, उसके बाद तीसरा प्रोजेक्ट है जो वर्ल्ड बैंक की मदद से चल रहा है, हरियाणा एआई मिशन, जिसमें 1 लाख जॉब क्रिएट करनी है इनको। कितनी जॉब क्रिएट करनी है? 1 लाख जॉब क्रिएट करनी है। नाउ इन सब चीजों को हम कहाँ यूज कर सकते हैं? जब हम पेपर 3 की बात करते हैं, पेपर 3 में एक टॉपिक होता है कि जहाँ पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर कुछ आ गया तो हरियाणा एआई मिशन लगा देंगे। तो अगर हमारा वाटर से रिलेटेड आ गया तो वाटर सिक्योर हरियाणा प्रोजेक्ट लगा देंगे। पॉल्यूशन से रिलेटेड आ गया तो लगा देंगे हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट। बट अगर ये आ गया कि हरियाणा के कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो किसी की फाइनेंशियल असिस्टेंस पे चल रहे हैं, या रोल ऑफ वर्ल्ड बैंक, अगर क्वेश्चन आता ही सिंपल है कि व्हाट इज द रोल ऑफ वर्ल्ड बैंक इन डेवलपमेंट ऑफ हरियाणा या इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, सिंपल इंडिया के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो आप उसमें ऐसा स्पेसिफिकली बता सकते हैं कि दिस इज हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट गोइंग ऑन विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक, जिसमें ऐसा ऐसा प्रावधान है। तो इट शोज दैट कि यू आर अवेयर अबाउट हरियाणा। तो हरियाणा के एग्जाम्पल्स आप यहां से भी चुरा सकते हैं। ठीक है, हरियाणा में एक तीसरा पॉइंट ये है कि हमने एक डिपार्टमेंट बनाया है, डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर। डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर क्या करेगा? इट्स लाइक कि जो भी फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट हैं, जिनको जो आने वाले यूज टाइम में फ्यूचर वाले प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनको ये इन्होंने स्टार्ट किया है 16 जुलाई 2025 को। ये उनको देखेगा कि कैसे कैसे उनको मैनेज करना है। चौथा पॉइंट है कि जेंडर बेस्ड और सीनियर सिटीजन ओरिएंटेड बजटिंग होना चाहिए। जेंडर बेस और सीनियर सिटीजन ओरिएंटेड बजटिंग होता है, उसका अर्थ क्या होता है? यानी कि जो भी हम बजट को अलोकेट करेंगे उसमें महिलाओं को योगदान मिलेगा, मतलब उसमें जैसे रिजर्वेशंस मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूं कि हमें 50 लाख लोन देना है, तो मैं बोल रहा हूं कि उसमें 30% महिलाओं को देना है। राइट, आप समझ गए? अगर मैं बोल रहा हूं कि हर एक व्यक्ति के लिए हम हेल्थ के सिस्टम को फ्री कर रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि जो 70 साल से ज्यादा बुजुर्ग लोग हैं उनके जो भी ट्रीटमेंट होगा वो फ्री होगा। समझ रहे हैं आप कि कैसे सीनियर सिटीजन और जेंडर बेस्ड बजटिंग किया जाता है? ठीक है, इसी से बजट से मेरा आप लोगों से सवाल ये बनता है कि आप लोग मुझे बताएं, व्हाट डू यू मीन बाय आउटले, आउटकम एंड आउटपुट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट? If we say that we are moving towards outcome based budgeting, what does that mean? Yeah, if we say that we are still doing the outlay budget or the output budget, what does that mean? कौन बताएगा इसको? कौन बताएगा? व्हाट डू यू मीन बाय अंकित, अंकित बताएंगे? अंकित प्लीज बताइए। सर आउटलेज लाइक बजट प्रोवाइडेड जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज से मिलता है बजट। बजट अब नहीं नहीं नहीं, यार देखिए बहुत ही क्लियर है, मतलब ये। मतलब सर एक तरह का इनपुट, मतलब हम जो उसमें डालते हैं जो भी। हाँ, आपको मैं एक और फिर से बता देता हूँ, जो जो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ ये कभी ना कभी किसी की इंटरव्यू स्क्रिप्ट में मैंने पढ़े होते हैं, या कभी इंटरव्यू लेते हुए ऐसे सुनने में आ जाते हैं, या किसी को इंटरव्यू देते हुए कोई हमसे पूछ लेता है। तो ये वैसे वाले सवाल होते हैं। तो सबसे पहले आउटले का मतलब होता है हम कितना पैसा बजट में उस स्कीम को या उस प्रावधान को लगा रहे हैं। आउटपुट का अर्थ यस सर। होता है कितना, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि यार आउटले है कि मैंने एक स्कूल बनाने के लिए बजट के लिए मैंने 50 करोड़ रुपए लगा दिए, ठीक है। एक बहुत बड़ा स्कूल बनाने के लिए मैंने 50 करोड़ रुपए लगा दिया। दैट इज द आउटले। अब आउटपुट क्या हुआ? स्कूल की बिल्डिंग बन गया। दैट इज कॉल्ड आउटपुट, कि स्कूल की बिल्डिंग बन गया, टीचर्स आ गया। आउटकम इज कि एक्चुअली में बच्चों का स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, एक्चुअली में बच्चे पढ़ रहे हैं। दैट इज कॉल्ड आउटकम। अभी हमारी गवर्नमेंट का प्रावधान मतलब ऐसा मतलब ओरिएंटेशन है कि हम आउटकम बेस्ड बजटिंग करें। आउटकम बेस्ड बजटिंग में फायदा ये होता है कि अगर आउटकम आ रहा है, यानी कि अगर स्कूल में बच्चे जो पढ़ रहे हैं दैट इज विजिबल,
अब कैसे पता लगेगा? देयर शुड बी एन सम इंडिकेटर ऑफ दैट। अब जो ये आउटकम आ रहा है, उस आउटकम में हम देखेंगे कि उस इंडिकेटर्स में वो इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे प्रथम एक एनजीओ है जो बच्चों की एजुकेशन के लिए सर्वे करता है। अगर उस सर्वे का हमारे वैल्यूज इंप्रूव कर रही हैं तो हम देखेंगे कि आउटकम आ रहा है, तो हम एक्स्ट्रा बजट देंगे उसको। गॉट इट? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आउटले, आउटपुट एंड आउटकम। आउटले मतलब जितना पैसा दिया गया, आउटपुट मतलब उसे फिजिकल रिसोर्स कितना क्रिएट किया गया, आउटकम मतलब जो हमारा एक्चुअली में डिजायर्ड रिजल्ट था, क्या वो आया गया या नहीं आया गया। राइट? गॉट इट? अब इसके आगे हम आगे चलते हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये था जेंडर बेस्ड बजटिंग, सीनियर सिटीजन ओरिएंटेड बजटिंग। अब इसमें हमने ये समझ लिया कि आउटले, आउटपुट एंड आउटकम क्या होता है। उसके बाद जो है कि हमारा जो नेट डेट होता है, व्हाट डू यू मीन बाय नेट डेट? नेट डेट का मतलब होता है, डेट मतलब कि हमारा कितना आज की दिन में बाहर से उधार बाकी है। नेट का मतलब क्या हो गया कि इस साल हमने कितना नया लोन लिया और पिछले साल में कितनी हमने पेमेंट कर दी, दैट इज कॉल्ड नेट डेट। तो हमारा जो लोन लिया गया, ये अपनी तारीफ कर रहे थे इसमें, जो सीएम साहब हैं वो ये बोल रहे थे कि जो हमारी सरकार ने एक उदय बेस्ड, मतलब जो हमारे डिस्कॉम्स थे, जो डिस्कॉम्स का अर्थ होता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज थे इलेक्ट्रिसिटी वाली, उन्होंने उनका जो पूरा पुअर लोन्स था या बैड लोन्स था, उसको हमने टेक ओवर किया था 26,000 करोड़ का। आज की डेट में ऑलमोस्ट 1,200 करोड़ बचा है, बाकी सारा का सारा हमने चुका दिया बाय यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट तरीका। वो तरीका इन्होंने क्या बोला कि हमने उदय बॉन्ड यूज कर दिया, यानी कि एक तरह से बॉन्ड निकाल दिया, अपने लोन को हमने बहुत स्प्लिट कर दिया। और उसके बाद ये बोला कि उसके इससे हमारा ब्याज दर कंप्लीट हो गया, और उसके बाद हमने उसको मतलब प्रॉफिट मेकिंग बना के इस बॉन्ड को चुका दिया। तो ये इन्होंने कहा कि हमारी गवर्नमेंट की अचीवमेंट है, जो कि अब हमारा लोन चुकता हो गया, तो हमारा नेट डेट अगले साल से कम होगा, बिकॉज हमारा पिछला लोन काफी सारा चुकता हो गया। तो हम नया लोन कम लेंगे, पिछला वाला हमारा चुकता हो गया, तो हमारा नेट डेट कम होगा। इट मीन्स कि वो दे आर शोइंग दैट दे हैव मोर रिसोर्स, देयर इज अ गवर्नमेंट दैट इज वेरी पावरफुल, मतलब उनका जो इकोनॉमिक सिचुएशन है इज वेरी गुड। इट इज शोइंग दैट, राइट? अब उन्होंने कहा कि नाउ व्हाट इज द 7 पॉइंट रिलेटेड टू दिस बजट। पहला बोलते हैं कि हमारा जो फिस्कल डिफिसिट होने वाला है 2.65। नाउ द माय क्वेश्चन इज एफआरबीएम क्या बोलता है? पहली बात, व्हाट इज एफआरबीएम एंड व्हाट डज एफआरबीएम एक्ट सेज कि कितना एक्चुअल में हमारा फिस्कल डेफिसिट होना चाहिए। तो हमारा एफआरबीएम का मतलब होता है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। अब 2003, ये 2003 का है, जिसमें ये बोला गया था कि जो स्टेट है उसको 3% के आसपास अपने फिस्कल डेफिसिट को रखना है, उससे कम ही रखना है। तो ये शो करता है कि हरियाणा का फिस्कल डेफिसिट इज लेस देन द व्हाट इज बीइंग प्रिस्क्राइब्ड बाय द एफआरबीएम। राइट? एफआरबीएम ने इतना प्रिस्क्राइब किया था और हरियाणा का इतना है। नाउ अगर हमारा इतना है तो एफआरबीएम ने एक और चीज प्रिस्क्राइब किया था, डेट टू जीडीपी। ये बोला गया था कि जो स्टेट है उसका डेट टू जीडीपी होना चाहिए 20%, और जो सेंटर है उसका डेट टू जीडीपी होना चाहिए 40%। तो दिस वाज द क्वेश्चन। और यही जो डेट टू जीडीपी वाला सवाल था वो यूपीएससी ने पूछा था, और हरियाणा ने एचसीएस में, लास्ट एचसीएस में ये सवाल पूछा था कि हरियाणा का जो फिस्कल डेफिसिट है दैट इज वेल बिलो द एफआरबीएम एक्ट, ऐसा करके कुछ एक स्टेटमेंट बनाया था जिसमें ये पॉइंट दिया था। ठीक है? तो पहला पॉइंट इन्होंने यही बोला। दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला कि जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो वो है 12.6% ऑफ टोटल बजट, यानी कि ये जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये इंक्रीज कर रहा है। राइट? इंक्रीज कर रहा है, तो दिस इज अ गुड थिंग। वो क्यों अच्छी थिंग होती है? जितना ज्यादा आपका कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल का अर्थ क्या होता है? हु विल टेल मी कि कैपिटल का अर्थ क्या होता है? सर जो एक तरह से कैपिटल क्रिएशन करता है, हाँ, तो व्हाट और डज दैट कैपिटल मीन्स? मतलब लाइक जिससे हमें लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स दिखते हैं, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, मतलब जो एक तरह मतलब जो, मतलब अगर इस कैपिटल एज पर वर्ड का उसकी मतलब, डेफिनेशन। हाँ हाँ मतलब मतलब इतना होता है ऐसा कोई भी एसेट
जिसे हमने क्रिएट करके जिससे हम पैसा कमा रहे हैं, प्रॉफिट वो कर रहे हैं, जो हमारे लिए एसेट की तरह काम करेगा। एसेट का मतलब होता है कि जो हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देगा। अगर हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देगा यानी कि हमारे लिए फायदे का है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज करना इज अ गुड थिंग। जितना ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा उतना फायदा होगा गवर्नमेंट को या किसी भी बॉडी को, उससे ज्यादा उसके एसेट्स होंगे, ज्यादा से ज्यादा उसका रिटर्न होगा, रिटर्न होगा ज्यादा तो वो ज्यादा खर्च कर पाएगा। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ये बोल रहे हैं कि इंक्रीज कर रहे हैं। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर का अर्थ होता है कि कितना हमारा कैपिटल आउटले है, मतलब जैसे इसमें 12.6% कितना हम इस बार खर्च कर रहे हैं। प्लस ऐसा होता है कि कुछ हमने ग्रांट्स दे दिया, जैसे हमने म्यूनिसपैलिटी को ग्रांट्स दे दिया कि भाई जाओ तुम अपना ये कोई पानी का एक कुआं बना लो या कुछ और बना लो, मतलब एक रोड बना लो। दैट इज द ग्रांट की तरह हमने उनको पैसा दे दिया। अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो इस टर्म को बोला जाता है इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्योंकि रोड बनेगा तो उससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी, कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट आएगी तो रिटर्न्स आएगा तो ये कैपिटल की तरह काम करेगा। आई होप यू आर क्लियर विद दैट पॉइंट। इज इट क्लियर? आगे चल सकते हैं हम? Yes, sir. इट इज क्लियर नो? बिकॉज आई एम नॉट लुकिंग एट इट कि सब लोग अगर थम्स अप की जगह एक बोल देंगे कि इट इज क्लियर तो इज इट, आई विल फील दैट कि इट इज क्लियर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। ओके, रिपोर्ट है, हाँ, चलो। या तो फिर उसके बाद हमने ये बोला कि इसके बाद तीसरा पॉइंट ये बोलते हैं कि भाई हमारा जो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि 98% जो कि बजट का था वो हमने स्पेंड कर दिया। ऐसा बहुत सारी बार ना क्रिटिसाइज किया जाता है। अगर जब आप डिपार्टमेंट्स में जाएंगे तो सीएजी होता है एक। सीएजी का मतलब क्या होता है? सर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। हाँ, यस, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। उसका काम क्या होता है? ऑडिट करना काम होता है ऑडिट। उसका। ठीक है, जब उसका वो कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? 148 के अंदर आता है। उसका काम क्या होता है कि वो ऑडिट करता है। जब वो ऑडिट करने आता है ना, वो क्या देखता है आपका कि आपने जो पिछले साल बजट का अपना मांगा था मुझसे, क्या वो खर्च किया या नहीं किया। अगर हमने वो खर्च नहीं किया होता ना, तो वो एक वहां पे अपनी ऑब्जर्वेशन डाल के जाता है कि इन लोगों को बजट बनाना नहीं आता, दे आर मिस यूजिंग द फंड्स ऑफ द गवर्नमेंट, दे आर मेकिंग इरैशनल बजट और इलॉजिकल बजट्स दे रहे हैं। मतलब ये दिस इज द प्रैक्टिकल थिंग आई एम टेलिंग यू। तो ये हरियाणा के गवर्नमेंट वाले बोलते हैं कि हमने अपने बजट का 98% खर्च कर दिया, यानी कि दिस इज अ गुड थिंग, यानी कि जो इन्होंने बजट बनाया था दैट वाज रियलिस्टिक। ये इसको डिनोट करता है। ठीक है, दैट इज द प्रैक्टिक, मतलब इन इन्फ्रेंस ऑफ दैट पॉइंट। उसके बाद चौथी चीज ये बोलते हैं कि ये रिवेन्यू डेफिसिट इनका क्या चल रहा है। बट ये एक बार याद रखना, ये जो रिवेन्यू डेफिसिट लिखा है ना, इट इज ऑफ टोटल बजट एक्सपेंडिचर। ये जो रिवेन्यू डेफिसिट लिखा है, दिस इज ऑफ टोटल बजट एक्सपेंडिचर। दिस इज नॉट लाइक दैट कि जो हम रिवेन्यू डेफिसिट एक्चुअली में निकालते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू कैपिटल माइनस रिवेन्यू रिसीट माइनस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीट से करके नहीं निकाला हुआ। ये टोटल बजट का है, दैट इज 5.90। और जो अगर हम रिवेन्यू जो एग्जैक्टली रिवेन्यू डेफिसिट बोला जाएगा, दैट इज 0.81 है या 0.87 है। ये आगे हमने कवर किया है, तो इसलिए मैं यहाँ ध्यान रख के बोल रहा हूँ कि ये देखना, ये टोटल बजट का आरडी रिवेन्यू डेफिसिट लिखा हुआ था 5.90। इफ यू वांट तो एक बार आप बजट में से भी इस पॉइंट को दोबारा से रीड कर लेना। आई विल पुट इट इन द ग्रुप। सेकेंड पॉइंट है कि जो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट होगा। अब नाउ व्हाट इज इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट? ये कौन बताएगा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? सर, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट मींस कि जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है उससे हम लेस कर देते हैं ग्रांट्स फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। और ये नहीं, रेवेन्यू डेफिसिट है, वो कैपिटल थोड़ी बनाया। तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। यस यस यस। सर, तो जो इंटरेस्ट वगैरह है हाँ, और इंटरेस्ट को related- माइनस कर देंगे। जैसे कि जैसे अगर हमने पिछले साल के में लोन ले रखा है, अब हम उसके ऊपर ब्याज भरेंगे।
वो भी हमारा एक तरह से रेवेन्यू है, मतलब एक्सपेंडिचर है ना, वो भी हमारा खर्चा हुआ था, एक्सपेंडिचर हुआ था। अगर जो हमारे रेवेन्यू डेफिसिट में से अगर जो हमने इंटरेस्ट का पैसा लिया हुआ है अगर हम उसको माइनस कर दें तो इट इज कॉल्ड एज इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो सर वो तो प्राइमरी डेफिसिट नहीं हुआ, नहीं वो फिजिकल डेफिसिट से लेस करते हैं। हाँ, बट ये बेसिकली आप समझ गए ना ये वाला पॉइंट कि वो कैपिटल में होता है, कैपिटल क्रिएशन को माइनस कर देंगे तो। ठीक है सर, एक बार देख लूंगी। हाँ ठीक है, एक बार अगर आपको डाउट लगेगा तो आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। आप क्या बोलना चाहते हैं? सर मैं बोल रही थी कि इफ आपने इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट बोला था ना, तो हम्म वो तो रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट होती है सर फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, उसमें इंटरेस्ट पेमेंट्स तो वो फिजिकल ठीक है, ओके। एक बार हम हाँ, इसको वेरीफाई कर लेंगे कि क्या ये वाला सही है या नहीं है। वो सर इंटरेस्ट वाला सर प्राइमरी डेफिसिट होता है जिसमें हम फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ऑन प्रीवियस लोन ठीक करते है, हैं। ओके, वी तो विल चेक Yes, अबाउट sir. दैट दोनों। Okay. ठीक है, ओके प्राइमरी डेफिसिट और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, या सर, ओके, राइट। ओके सर। उसके बाद इन्होंने अगला पॉइंट बोला कि देयर आर सर्टेन लॉस मेकिंग पीएसयूज, जिसको ये रिड्यूस कर दिया है 22 to 18। पहले 22 होती थी, इन्होंने 18 पे रिड्यूस कर दिया और उनका भी काफी उनको प्रॉफिट मेकिंग पे ले आए हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट दे हैव रेज्ड इज कि जो इनका रिवाइज्ड एस्टिमेट्स होते थे ना, जैसे सबसे पहले होते हैं एक इन्होंने जैसे बजट अभी हुआ ना तो ये एस्टिमेट देंगे कि कितना इनका लगता है कि कितना खर्च होगा, से इट 100 रुपये। बट जब इनका साल पूरा होने वाला होता है तो इनको समझ आता है नहीं यार 100 रुपये में से तो 98 रुपीज तो मैं खर्च ही कर चुका हूँ, बट अभी भी मेरे पास 2-3 महीना पड़ा है तो मेरा ज्यादा पैसा खर्च होगा। दैट इज मतलब ये अपने एस्टिमेट्स को रिवाइज कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड रिवाइज्ड एस्टिमेट्स। जो हम पहले इरियलिस्टिक बजट की बात ही कर रहे थे कि जैसे पहले 100 रुपये होता था खर्च और एक्चुअली में खर्च हुआ 300 रुपये, तो इट इज नॉट रियलिस्टिक। बट ये कह रहे हैं कि हमने जो अपना बजट एस्टिमेट्स बढ़ाया भी है तो वो 10 बहुत ही कम बढ़ाया, बहुत ही मिनिमल बताया, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है बट इन्होंने जो बोला तो एक बार हमने देख लिया। नाउ दिस इज द 12 पॉइंट्स, एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं, सिंपल ऊपर ऊपर से देखेंगे। पहला हमने सेंटर का स्टेट में शेयर देखा 1.361%, हरियाणा का क्लीन एयर प्रोजेक्ट देखा, वाटर सिक्योर हरियाणा प्रोजेक्ट देखा, उसके बाद हरियाणा का एआई मिशन देखा, उसके बाद हमने डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर देखा कि 16/7/25 को बना था, जेंडर बेस्ड और सीनियर सिटीजन ओरिएंटेड बजटिंग की बात देखा, नेट डेट देखा कि सस्टेन्ड रिडक्शन हो रहा है। उसके बाद इस बजट के हमने कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन किया कि फिजिकल डेफिसिट कितना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि 98% ऑफ द टोटल बजट हैज बीन स्पेंट। और उसके बाद हमने देखा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट एंड ऑल। और एक पॉइंट अभी हमें चेक जो करना है दैट इज इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कितना है और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट एंड द प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, नाउ उसके बाद ये बोलते हैं कि नाउ आई एम मेकिंग द 12 इंपॉर्टेंट प्रपोजल। सबसे पहला प्रपोजल बोलते हैं कि अभी तक हरियाणा में 2 डिस्कॉम है। 2 डिस्कॉम का अर्थ होता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, एक उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम निगम लिमिटेड, एक दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड। ठीक है, यूएचबीवीएन और डीएचबीवीएन। अब कह रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर के लिए थी वो भी इन्हीं में से थी। अब हम ये बोल रहे हैं कि मैं प्रपोज करता हूँ, वो हमारे सीएम साहब बोल रहे हैं कि हम प्रपोज करते हैं कि एक हरियाणा एग्री डिस्कॉम बनाया जाए। राइट, पहला पॉइंट बोला हरियाणा एग्री डिस्कॉम बनाया जाए। इन्होंने ये ऐसा प्रपोजल दिया, ये 7.12 लाख एग्रीकल्चर कंज्यूमर्स को फायदा करेगा, 5.084 एग्रीकल्चर फीडर्स में हेल्प करेगा। दूसरा पॉइंट ये बोलते हैं, ठीक है, ये बोलते हैं एचपीवी वैक्सीनेशन। एचपीवी वैक्सीनेशन में कह रहे हैं 14 से 15 साल की जो लड़की हैं, यानी जो 14 साल से ऊपर की हैं बट 15 साल से कम की हैं, ऐसी हमारे पास 3 लाख बच्चियां हैं, उनको सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए हम ये वैक्सीनेट दे रहे हैं इस हमारे फाइनेंशियल ईयर में। हर नारी स्वस्थ नारी के टाइटल इन्होंने दिया। उसके बाद बोलते हैं कि जो स्वस्थ नारी है वो सशक्त परिवार बनाएगा, ऐसे हम क्लिनिक्स बनाएंगे, जैसे एक मोहल्ला क्लिनिक्स बनाया था दिल्ली गवर्नमेंट ने, ऐसे ये बोल रहे हैं कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार क्लिनिक हम बनाएंगे हर एक हॉस्पिटल में। ठीक है, उसके बाद ये बोलते हैं
देर आर थ्री, हर एक ऑर्गन ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है हरियाणा की डेवलपमेंट में, जिसके बाद हरियाणा यहाँ पे पहुंचा है। बट देर आर थ्री, एक तो ग्राम सभा, एक PACS यानी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, तीसरा लेबर एंड कंस्ट्रक्शन कमिटीज या ये इनकी भी सोसाइटीज, इन तीनों ने अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। इन तीनों में हम कुछ कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। अभी जो ग्राम सभा में है वो 3 मीटिंग होती हैं और 10 उनके पास मेजर काम होते हैं एक साल में कि ये करने हैं। तो मैं प्रपोज करते हैं उन्होंने कि इस साल उनके पास 6 नए काम होंगे, 10 के साथ साथ 6 और नए काम होंगे। ठीक है। PACS, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, ये कह रहे हैं हरियाणा में 800 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज हैं। उसके बाद हम बोलते हैं कि इसमें से सिर्फ 33 जो है कि वो प्रॉफिट मेकिंग है। सो दे प्रपोजिंग कि 300 होनी चाहिए कम से कम भी जो इस साल में प्रॉफिट कमाएंगी। तीसरा बोलते हैं कि जो लेबर और कंस्ट्रक्शन कमिटीज हैं या उसमें जो इनकी कॉपरेटिव्स हैं उसमें 9,000 के आसपास है, जिसमें से सिर्फ 3,000 ही एक्टिवेट है। ठीक है। अब ये बोलते हैं कि हम 4,000 करोड़ के और प्रोजेक्ट लगाएंगे जो इन्हीं कमिटीज, इन्हीं कॉपरेटिव्स को दिया जाएंगे ताकि ये लोग बाकी कॉपरेटिव्स भी एक्टिवेट हो जाए। ठीक है। दिस इज द थर्ड थिंग। चौथा बोलते हैं हम AI सैंडबॉक्स, जो हमने 2026 में बनाया था, फरवरी 2026 में स्टैब्लिश किया था, उसके तहत हम एक इनोवेशन चैलेंज लाएंगे मई 2026 में, जिससे हम इनोवेशन को प्रमोट करेंगे। पांचवा ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट जो बिल्डिंग है, जो जो सरकारी संस्थान है, एजुकेशन संस्थान है, सबको सोलर पावर्ड बनाना है बाय 26-27, राइट, ताकि ये डिसेंट्रलाइज्ड और सेल्फ रिलायंट एनर्जी मॉडल पे बन सके। इसमें ये देखिए गौशाला को भी मेंशन करते हैं। उसके बाद ये बोलते हैं कि इंडस्ट्री के लिए हमने एक मेक इन इंडस्ट्री पॉलिसी बनाई है, ड्राफ्ट किया है। उसमें हमने, जैसे पहले क्या होता था, ABCD ब्लॉक्स होते थे कि भाई ये A ब्लॉक है, ये A ब्लॉक का इंडस्ट्री है, B ब्लॉक का इंडस्ट्री है, और उस ब्लॉक के हिसाब से इनको इंसेंटिवाइज किया जाता था। अब ये बोलते हैं कि इंसेंटिवाइज बिना किसी ब्लॉक के मैकेनिज्म से भी किया जाएगा, और आपको कैपिटल सब्सिडी दिया जाएगा कि अगर आप कोई भी नया इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हैं, और अगर आप किसी को एम्प्लॉयमेंट देते हैं विद HKRN, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के थ्रू देते हैं, तो उसमें आपको मतलब हम पहले 48,000 रुपए पर एम्प्लॉय देते थे, अब हम आपको 1 लाख रुपए पर एम्प्लॉय पर ईयर देंगे। आप लोगों को हायर करो, मतलब ज्यादा से ज्यादा मेक इन हरियाणा पॉलिसी को इंप्लीमेंट करो। नाउ माय क्वेश्चन इज कि व्हाई दे आर प्रमोटिंग दैट मेक इन हरियाणा, व्हाई? याद है एक बार मतलब ऐसा सवाल पूछा था कि जो मेक इन इंडिया है वो मतलब गवर्नमेंट जो है उसको इतना एम्फसाइज क्यों कर रही है? ऐसे ही मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मेक इन हरियाणा को एम्फसाइज क्यों कर रही है? कौन बताएगा? पर जो वहाँ का लोकल कल्चर है मतलब उसको। लोकल कल्चर इज वन ऑफ द रीजन, बाकी और क्या रीजन होता है? सर मतलब अगर हम वही मतलब अगर मेक इन इंडिया के ही थोड़े से एलिमेंट्स ले तो सर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गई, जनरेशन वन ऑफ द मेजर एम्प्लॉयमेंट, मेजर रीजन। हाँ हाँ सर, एम्प्लॉयमेंट सॉरी मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट होगा, हाँ अगर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूस्ट होगा। हाँ एक्चुअली में ऐसा ही सीढ़ी जाता है, जैसे सबसे पहले एग्रीकल्चर आता है, फिर आपका हम्म इंडस्ट्रीज आता है, फिर आपका सर्विस सेक्टर आता है। फिर बट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ, आ गया साथ हम्म, में। हमारे एंड जो ग्रोथ हुआ तो वो एग्रीकल्चर से सीधा सर्विस में चला गया था, राइट। तो बीच में वो कहीं ना कहीं वो मिसिंग लिंक है, जिसकी वजह से हम बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहे। नाउ अगर हम ये कर देते हैं तो शायद हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट उससे बेटर हो जाए। तो दिस इज द रीजन कि ये मेक इन हरियाणा को एम्फसाइज किया जा रहा है। बट सर ऐसे जैसे स्टेट स्पेसिफिक एकदम से क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो अगर इसका नहीं हमें पैरामीटर्स पता तो हम वो मतलब पैरामीटर्स जैसे मेक इन इंडिया के ही लिख दें और थोड़ा सा हरियाणा हाँ मतलब स्पेसिफिक कर दे तो दैट विल वर्क, राइट? हाँ बिल्कुल, दैट विल वर्क। अभी आप ये जो देख रहे हैं ना, ऐसा भी हम्म आप लोग बिल्कुल कहीं ये मतलब दिस इज द फ्रॉम द ओरिजिनल बजट स्पीच जो दिया गया, उसी के ही पॉइंट्स हमने निकाल निकाल के ये बनाया है। तो इतना भी अगर आप लिख देंगे ना तो इट इज मोर देन इनफ, गॉट इट सर, गॉट इट सर। राइट। ठीक है। ओके सर। उसके बाद ये बोलते हैं कि एक सक्षम फंड बनाया जाएगा। सक्षम फंड भी मतलब इट इज जस्ट टू प्रमोट द इंडस्ट्रीज। इनका ये कहना था कि जो ऐसे ना बहुत सारे पहले क्या होता था, कुछ
जो इंडस्ट्री बन गया कहीं पे भी, वो इंडस्ट्री इन्होंने हरियाणा इंडस्ट्री में बनाया था, फिर वो HSIIDC को दे दिया, उसके बाद वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के उसमें आ गया था। बट वो आज ना वो पैथेटिक सिचुएशंस में है, वो इंडस्ट्रीज, उनका डेवलपमेंट ही नहीं हो पा रहा है। तो इन्होंने बोला था कि हम एक सक्षम फंड बनाएंगे जिसके तहत हम उन इंडस्ट्रीज को ग्रोथ करेंगे जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर अब आ चुकी हैं, ऐसा वाला। उसने इसके बाद ये बोला कि ये मिनिमम वेज है, हमने पिछले बजट में बोला था कि हम मिनिमम वेज को बढ़ाएंगे, जिसके बाद एक कमेटी बिठाई गई जिसने रिकमेंड किया कि जो मिनिमम वेज है वो हमारा हो जाना चाहिए 15,200 के आसपास। नाउ दे सैड कि ये रिकमेंड किया गया है, अब हम इस पे फटाफट से जल्दी डिसीजन लेंगे कि ये करना चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है। उसके बाद ये बोला इन्होंने कि एक आदर्श परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा यूजिंग PPP मॉडल। नाउ व्हाट इज PPP मॉडल? इट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। अब ये क्या होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल? इसमें बहुत सारे टाइप्स के मॉडल्स होते हैं, जैसे BOT है, BOT NUT है, EPC है, या हाइब्रिड NUT मॉडल है। तो ऐसे देयर आर सर्टेन मॉडल्स। तो इसमें ये बोला गया था कि जो पहला है आदर्श परीक्षा केंद्र अंडर PPP मॉडल बनाया जाएगा, जो कुरुक्षेत्र में बनाया जाएगा। कब बनाया जाएगा? दिसंबर 25 2026 तक ये बनाया जाएगा। मतलब ये ध्यान रखिएगा 2026, राइट। तो दिसंबर 25 इज व्हाई इट इज फेमस? What is Atal important? Bihari Vajpayee birth anniversary. What? Sorry. Atal Bihari Vajpayee birth anniversary. Yes. It is Atal Bihari Vajpayee birth anniversary. The government, मतलब it is pro government, no? तो it is the birth date of Atal Bihari Vajpayee जी, उनका birth anniversary होता था। तो why is 23 December famous for? गुड गवर्नेंस सर, गुड 23, गवर्नेंस डे। 23, no, 25th, अच्छा अच्छा। 25th December is for good governance और 23 December is for किसान दिवस। ये किसान दिवस के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है ये आप लोग मुझे ग्रुप पे बताएंगे। इट इज बिकॉज ऑफ सम Chaudhary पर्सनालिटी ऑफ हरियाणा। ठीक है। उसके बाद ये बोला गया कि जो यमुना है वो पॉल्यूट हो रही है, जिसका 313 किलोमीटर का स्ट्रेच है, उसको पॉल्यूशन को एलिमिनेट करने के लिए एक हम नया मिशन चलाएंगे जो डायरेक्ट मेरी अध्यक्षता में चलेगा। राइट, गॉट इट। उसके बाद ये बोला गया कि हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेजिलियंस फंड बनाया जाएगा 100 करोड़ का, सॉरी, जो नेट जीरो एमिशन बंद करने में मदद करेगा बाय 2070। व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड कॉल्ड नेट जीरो एमिशन? सो मतलब जो कार्बन फुटप्रिंट होगा वो रिड्यूस हो जाएगा सर। ये बोलना चाह रहा है जितना हम कार्बन जनरेट करते हैं उतना ही हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेट करेंगे, मतलब उतना ही हम कार्बन एलिमिनेट करेंगे। तो नेट जीरो, नेट का मतलब है कि बैलेंस जीरो हो जाएगा। जितना हमने जनरेट किया और जितना हमने उसको खत्म किया वो जीरो हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड नेट जीरो। लास्ट पॉइंट ये बोलते हैं कि एक खासी नया डिस्ट्रिक्ट बनाया है हमने 19 दिसंबर को। अब हम इसको ग्रो करेंगे, स्टेट ऑफ आर्ट डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे बिफोर द एंड ऑफ 27-28। तो दिस इज द 12 पॉइंट्स दे हैव गिवन। पहले ये बोला था कि हम पहले 5 पॉइंट और 7 पॉइंट, 5 पॉइंट ऐसे होंगे जो 2031 तक मदद करेंगे, 7 पॉइंट ऐसे होंगे जो इस बजट से रिलेटेड होंगे। 5 पॉइंट वो कौन से होंगे जो 2031 तक करेंगे, दैट वाज हरियाणा का शेयर, हरियाणा का 3 प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक के साथ, डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर, जो बजटिंग होगी जेंडर बेस्ड और सीनियर सिटीजन होगी। लास्ट बोला कि नेट डेट सस्टेन रिडक्शन होंगी। उसके बाद जो इस बजट से रिलेटेड थे, फिजिकल डेफिसिट, कैपिटल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, जिसका हमें डिफरेंस चेक करना है। लास्टली हमने अपने बजट को पूरा 98% तक खर्च किया। उसके बाद हम बोल रहे हैं कि रिवाइज एस्टिमेट्स हमने उसमें भी रिडक्शन किया है। और हमने कहा कि हमारे 12 प्रपोजल है। पहला हमने प्रपोजल दिया, देखिए हम अगर हम इसको ओरिएंट करते हैं, सबसे पहले प्रपोजल दिया हमने एग्रीकल्चर से रिलेटेड। क्या क्या प्रपोजल दिया कि एक डिस्कॉम बनाएंगे, एग्री डिस्कॉम। सेकेंड प्रपोजल दिया हमने इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो हमने बोला कि मेक इन इंडिया हरियाणा की एक पॉलिसी थी। दूसरा हमने बोला कि सक्षम फंड बनाएंगे जो इंडस्ट्री क्लस्टर से रिलेटेड होगा। उसके बाद इंडस्ट्री से रिलेटेड हमने कुछ और नहीं बोला,
राइट। उसके बाद हमने बोला कि सर्विस सेक्टर और वैसे में कि हमने इनोवेशन के लिए एआई सैंडबॉक्स बनाएंगे। उसके बाद सोलर इंडस्ट्री को प्रमोट करेंगे बाय सारे इंस्टीट्यूशंस को सोलर प्रूफ बनाएंगे। 2070 तक हमें जो कार्बन न्यूट्रल बनाना है, पॉल्यूशन को रिड्यूस करना है, उसके लिए एक यमुना के लिए लाए हम कि जो क्लीन यमुना करेंगे। एक कार्बन न्यूट्रल के लिए हम बोल रहे थे कि हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेजिलियंस फंड बनाएंगे। और लास्टली मिनिमम वेजेस को इसने कहा कि हमने बढ़ाने की बात करी है, हम उस पर डिसीजन लेंगे जल्दी से जल्दी। जो ये तीन चीजें थी, ये ग्राम सभा, पीएसीएस और लेबर एंड कंस्ट्रक्शन कमिटीज, इनको भी इम्प्रूव करेंगे, दैट इज इन इंडस्ट्रीज। और जो हांसी है वो एक नया डिस्ट्रिक्ट बनेगा, आदर्श परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। कहाँ पे बनाया जाएगा? कुरुक्षेत्र में, राइट। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो अभी तक हमने देखे, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब इसके बाद ये अपना बजट बोलना शुरू करते हैं। तो अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? नो। किसी को कोई No, प्रॉब्लम sir. नहीं है ना? नो सर। ठीक है, अभी तो फिर मुझे अब ये है कि आई विल आस्क सम क्वेश्चंस फ्रॉम यू, ताकि एक बार आप लोगों का रिवाइज हो जाए, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे यार। तो पहला सवाल ये है कि हरियाणा का फिस्कल डेफिसिट कितना है? 2.65। 2.65। हमारा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कितना है? 15.7। 15.7। उसके बाद हमारा ये क्या बोलते हैं, हमने वर्ल्ड बैंक के साथ कौन कौन से 3 प्रोजेक्ट कर रहे हैं? एक पॉल्यूशन के लिए है। हरियाणा क्लीन एयर वाला का। हाँ, एक एआई इस सर, एआई वाटर, एआई और क्लीन एयर। राइट, ठीक है, ओके। और हमारा हमारा वो क्या है, 300, ये वाला, इसको मिनिमम वेज हमने देख लिया, 15,200 है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर कब बना था? दिसंबर में। नहीं, 16/7/2025। 2025। सर जुलाई में। जुलाई 2025। राइट, ठीक है। अब हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर 12.6, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर 15.7, राइट। उसके बाद हमारा एग्री डिस्कॉम बनेगा, ये हमने देख लिया है। एचपीवी वैक्सीनेशन, अच्छा ठीक है, पहले एक सवाल मैंने उस दिन लास्ट क्लास में याद कराया था, जो पेपर में पक्का से मुझे लगता है कि आना चाहिए, बट आई एम नॉट श्योर कि भाई आप लोगों को लगता है या नहीं लगता। मुझे पक्का लगता है, लाडो लक्ष्मी योजना, कौन बताएगा उसके सारे प्रोविजंस? सर मैं बता सकता हूँ। हाँ हाँ, बताइए बताइए। सर ये लाडो लक्ष्मी योजना है सर, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने चालू करा है। और हर फैमिली में जितने भी फीमेल मेंबर है उसको 2100 रुपये का प्रावधान करेंगे। 2100 रुपये देंगे, और उनको नहीं देंगे मतलब जिनकी कोई एक, और जो इनकी एज लिमिट है सर वो 60 तक होगी। अरे नहीं, कितने कितने से शुरू होगी भाई? सर 21 से 60। ठीक है, एक बार यहाँ पे रोक देता हूँ, ये गलत बोल रहे हैं, 23 से 60 है। हाँ 23 से 60 सर। 60 नहीं है, अपर लिमिट नहीं है कुछ भी उसमें, था नहीं मिनिमम सर। लिमिट है, अपर लिमिट नहीं है। सर ठीक है। और सर फैमिली में सर जितने भी मेंबर हैं मतलब फीमेल मेंबर है उनको मिलेगा। हम्म। कि इनकम क्राइटेरिया है, क्या है? हाँ इनकम क्राइटेरिया। लेस देन 1 लाख है सर। हाँ, नाउ इट हैज बीन इंक्रीज्ड इन दिस बजट टू 1.80 लाख। सर 1. 80 लाख, ओके सर। ठीक है। सर और ये फैमिली में हर फीमेल मेंबर को मिलेगा या हाँ, फैमिली ओनली में कितनी भी वन को? होगी तो मिलेगा। हर फीमेल मेंबर को। हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो पॉइंट्स बोला जा रहा है ना, 23 साल से है, 60 साल तक है या नहीं है, ये चेक कर लीजिएगा, बट सर 60 साल तक मैंने कहीं पढ़ा था सर, ये 60 साल तक है क्योंकि अब 60 के ऊपर तो उनको ऑलरेडी पेंशन ओल्ड मिल एज पेंशन जाती है। मिलेगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यही है कि 2100 रुपये मिलेगा, 23 साल से ऊपर है। अगर उसने किसी एक योजना में बेनिफिट ले रखा है तो इसको ये नहीं मिलेगा, प्रोवाइडेड कि जैसे उसे थैलीसीमिया, हीमोफीलिया और एक सिकल सेल का अगर कोई डिसीज हो जाए तो उसको मिलेगा। बाकी उसको, उसने कोई और अगर योजना का बेनिफिट लेती है तो उसको नहीं मिलेगा।
ठीक है, नाउ द लिमिट हैज बीन इंक्रीज्ड, इनकम लिमिट हैज बीन इंक्रीज टू 1.80 लाख। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मेक श्योर आप सब लोगों को इसके बारे में पता हो। आप एक बार इसकी वेबसाइट पे जाके भी एक बार ये जरूर रीड करिएगा। दिस इज 100% क्वेश्चन, इस पेपर में नहीं आएगा तो किसी और हरियाणा के पेपर में आ जाएगा, बट आएगा पक्का से, राइट। अभी देखिए यहाँ पे भी देखिए, हमने यहाँ पे सारे जो पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं वो यही है। जैसे पहले बोलते हैं हरियाणा का जो ग्रोथ रेट है वो 9.5 है, राइट। 2025-26 का कि हरियाणा की जो ग्रोथ हुई पिछले साल से दैट इज 9.5। हरियाणा का जो शेयर है इंडिया की जीडीपी में वो 3.8% है इंडिया की जीडीपी का। तो नेक्स्ट आपके लिए सवाल ये बनता है कि हरियाणा की पॉपुलेशन कितना है, कितना परसेंटेज है हरियाणा की पॉपुलेशन। एज पर माई मेमोरी इट इज 2.54, बट आप लोगों को चेक करना है ये, ठीक है। पर कैपिटा है जो हरियाणा में इनकम इज 3,95,618, यानी कि ये बोल रहे हैं कि जो 2014 से ये 2.7 टाइम्स इंक्रीज हुई। और इंडिया की पर कैपिटा इनकम इज अराउंड अराउंड 2,20,000 के आसपास होगी। हरियाणा की पर कैपिटा इनकम इज 3,95,618, राइट। तो देयर वाज अ डिबेट गोइंग ऑन। एक दिन किसी न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया हुआ था, वो ये बोल रहा था कि हरियाणा में जो है पर कैपिटा इनकम आप बोल रहे हो कि 4 लाख है, यानी कि एक परिवार जिसमें 4 सदस्यों का एक परिवार मान के चलते हैं, तो करीबन करीबन उस परिवार की आय है 16 लाख के आसपास। और आप दूसरी तरफ आप ये बोलते हो कि हमारे यहाँ पे 1,80,000 से कम वाले 40 या 50% पर परिवार है। सो वांट यू सी दैट देयर इज अ ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज, या आपके कुछ डेटा में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा करके उस राइटर ने मतलब काफी गवर्नमेंट के ऊपर लिखा हुआ था। तो रिमेंबर दैट फिगर कि यहाँ पे हरियाणा की पर कैपिटा इनकम इज नियर अबाउट 4 लाख रुपए। हरियाणा का जो ये बजट है दैट इज 2,23,658 करोड़ का है। कितना है? 2,23,658 करोड़ का है। पिछली बार से 10% ज्यादा है, 10.28% ज्यादा है। फिजिकल डेफिसिट 2.65 हम देख चुके हैं। रिवेन्यू डेफिसिट 0.87, मैंने याद दिला कराया था वहां पे कि वो डेटा नहीं, ये वाला डेटा याद रखना हमें। रिवेन्यू डेफिसिट इज आएगा तो 0.87। ऐसा पूछा जाएगा कि हरियाणा का रेवेन्यू डेफिसिट 1% से ज्यादा है, नो इट इज लेस देन 1%, इट इज 0.87%। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज 0.41%, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जल ही जीवन मिशन। ये यहाँ पे ये इंफसाइज करते हैं। अगर वैसे देखिए, एक बार जैसे सवाल आ जाता है हमारे पास कि मतलब किसी भी स्टेट में वाटर का स्कैरिसिटी बहुत हो रहा है, तो उसमें जैसे इस डाटा को आप कोट कर सकते हैं कि हरियाणा में 34 लाख करोड़ वो पानी की जरूरत है, करोड़ लीटर पानी की जरूरत है, जिसमें अगर हम सरफेस वाटर को देखा जाए तो हमें कितना मिलेगा पानी? 20 लाख करोड़, 21 लाख करोड़ मिलेगा। रेन वाटर से हम 1,32,000 करोड़ ले सकते हैं। पेरेनियल रिवर यहाँ पे कोई है नहीं तो उससे हम ज्यादा नहीं कर सकते। तो जो बाकी बच गया 12 करोड़, 12 लाख करोड़, वो कैसे लाया जाए? अब दे रहा है दो तरीका, या तो हम अपनी डिमांड को कम कर दें या हमें अपने सोर्स को बढ़ा दें। सोर्स तो फिक्स्ड है, फिक्स्ड है ना सोर्स तो। नाउ अपनी डिमांड को हम कैसे कम करेंगे वो हम देखते हैं। ये सबसे पहले बोलते हैं कि जो लैंड जहां पे पानी वानी नहीं है वहां पे उसको रिक्लेम किया जाए। यहाँ पे एक स्कीम चलती है, देखिए, मेरा पानी मेरी विरासत। ये हरियाणा की एक स्कीम है कि मेरा पानी मेरी विरासत है। इसमें ये क्या करते थे कि जो लोग राइस उगाते हैं, राइस इज अ वाटर इंटेंसिव क्रॉप, पानी उसको बहुत चाहिए होता है। अब वो जो उगाते हैं तो आप इसको बोलते हो कि हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं 8,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से, आप राइस मत उगाओ, उसके अलावा कुछ भी उगा लो। फिर ये बोलते हैं कि इस बार इस बजट में हम आपको 2,000 रुपये एडिशनल सब्सिडी देंगे अगर आप दालें, ऑयल सीड्स, कॉटन उगाओगे इन प्लेस ऑफ पैडी। ऐसा इन्होंने बजट में बोला, ठीक है। और ये बोलते हैं कि अब इनके पानी की क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए 8 लाख ट्यूबवेल की टेस्टिंग फैसिलिटी को हम टेस्ट करेंगे इन द नेक्स्ट 3 years, ठीक है। नाउ बेसिकली व्हाट आई डिड इन दैट डॉक्यूमेंट वाज कि इसको हम एक बार पहले समझ लेते हैं ताकि हम लोगों के लिए पढ़ना सर आसान। ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया सर, राइस वाला सर। ये हाँ, राइस इज अ वाटर इंटेंसिव क्रॉप, राइट।
नाउ अगर कोई पानी पीती है क्रॉप, अगर हम उसको छोड़ रहे, उसमें से आपको एमएसपी ज्यादा मिलता है, तो इसलिए लोग उगाते हैं उस पे। बट अगर आप उसको आपको उगाने के लिए मना करना है, तो आपको उसके लिए आपको इंसेंटिव देना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज द इंसेंटिव? उन्होंने बोला कि हम आपको 8,000 रुपये एक्स्ट्रा देंगे पर एकड़, अगर आप राइस छोड़ के कुछ और उगा रहे हो। अगर आप ऑयल सीड्स वगैरह उगा रहे हो तो हम 2,000 अपनी तरफ से और बढ़ा देते हैं, यानी 10,000 रुपये देंगे। राइट। नाउ ये समझ आया ना? उसके बाद हमने अब इस एग्रीकल्चर को कैसे प्रिपेयर किया है मैं आपको बता देता हूँ। हमने यहाँ पे बाहर ना कुछ कुछ पॉइंटर्स लिखे हैं, जैसे वाटर, जैसे लैंड। नाउ हमने क्या किया है, देयर आर 3 थिंग्स इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को पढ़ने का एक तरीका होता है, वो ये कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गो थ्रू द इनपुट्स। एग्रीकल्चर को ग्रो करने के लिए क्या क्या इनपुट्स चाहिए। सेकंड, आप उसके बाद देखो कि आपको एग्रीकल्चर करते हुए क्या क्या चाहिए। उसके बाद थर्ड होता है कि आप एग्रीकल्चर, जब आपका प्रोड्यूस मिल गया उसके बाद आपको कैसे इसको मार्केट में बेचना है या कैसा जो भी करना है, इसका थर्ड हो गया। या मार्केट का इंडस्ट्रीज को बेचना है तो आपको क्या करना है। ठीक है, ऐसे फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस होती हैं। तो जो पहला पार्ट होता है जिसमें आप इनपुट की बात करते हो, उसमें क्या क्या आता है? लैंड, सीड्स, आपका फर्टिलाइजर्स, आपका इरिगेशन हो गया, आपका पैसा क्रेडिट हो गया। तो ये सब चीज़ें पहले पहले आती हैं। और बाद में आपको इंश्योरेंस हो गया, आपका स्टोरेज का हो गया, आपका इसके लिंकेजेस हो गए विद द मार्केट, या आपकी एपीएमसीज मंडीज वगैरह हो गया। तो दिस इज द वे। अब हम आप जैसे देखेंगे, हम मैंने इस डॉक्यूमेंट में इसको ट्राई किया है कि हम उस बजट के उस डॉक्यूमेंट्स को हम इस तरह से थोड़ा ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करें। जैसे लैंड में ये बोलता है सबसे पहले कि जो हमारे पास 1,00,000 एकड़ लैंड को हमने पहले रिक्लेम किया था, तो अब मैं प्रपोज करता हूँ बजट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब और सीएम साहब ये बोलते हैं कि 1,40,000 एकड़ को हम और लैंड करें ताकि हमारा एग्रीकल्चर अच्छा हो जाए। दूसरा ये बोलते हैं कि 800 करोड़ एकड़ लैंड लीज जो फार्मर को दिया था, वो हम चाहते हैं कि जो हम उसमें से 800 एकड़ पे तो कम से कम भी नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग हो। उसके बाद ये बोलते हैं कि जो फार्मर्स अगर हमारा नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग करेगा, दैट इज सर्टिफाइड बाय अपेडा, अपेडा के द्वारा जो सर्टिफाइड भी होगा, हम उसको 10,000 रुपये इंसेंटिव्स भी देंगे। ये सब पहला वो पॉइंट बोलते हैं लैंड से रिलेटेड। वाटर से रिलेटेड ये था कि मेरा पानी मेरी विरासत में जो हम पैडी वाला हमने डिस्कस किया। थर्ड बोलते हैं कि लोन्स। इन्होंने अनाउंस किया था पिछले साल बजट में कि 1,00,000 रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिया जाएगा, जो कि विमेन को दिया जाएगा। किस लिए दिया जाएगा? कि वो डेयरी खोल सके। डेयरी समझते हैं आप? दूध की जो डेयरी होती है ना, वो खोल सके। नाउ दे आर सेइंग कि पिछले साल में 943 डेयरीज खुली गई, जिसमें से 316 जो थी विमेन की डेयरी थी। तो दे आर शोइंग द प्रोग्रेस। नाउ इस साल ये बोलते हैं कि अब हम कहते हैं, प्रपोज करते हैं कि इस जो मॉडर्न डेयरी फार्म्स बनाए जाए, हर एक जिसमें जिसमें 100 एनिमल होंगे, उसके लिए हम 50 करोड़ का फंड इकट्ठा करते देते हैं, ऐसा कुछ इन्होंने बोला। नाउ इसके बाद सीड्स। सीड्स फिर से इनपुट है। हरियाणा स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी है, जिसको एक सर्टिफाई एजेंसी बनाया गया कि कोई भी ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए सीड्स का सर्टिफाई करना होगा तो हरियाणा से स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी करेगा। उसके बाद ये बोलते हैं कि हरियाणा पोटैटो सीड एक्ट लाया गया, जिसके तहत ये बोल रहे हैं 7.5 लाख क्विंटल्स ऑफ हाई क्वालिटीज पोटैटोज प्रोड्यूस किए जाएंगे। राइट। नाउ उसके बाद ये बोल रहे हैं ये यहाँ पे ये बोलते हैं 100 फार्मर। तो कैसे? जैसे अभी ये बात कर रहे थे ना ऑर्गेनिक और ये वाली, ये होता है। ये बोल रहे हैं कि 100 फार्मर ऐसे सिलेक्ट किए जाएंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जो कि दूसरी जगह जगह पे दूसरी स्टेट्स में जाके देखेंगे कि भाई वहां पे फार्मिंग कैसी हो रही है। इस प्रोसेस को बोला जाता है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का अर्थ ये नहीं होता कि बाहर, मतलब ये ऐसा बाहर जाना। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वर्ड का मतलब होता है फार्मिंग से रिलेटेड एजुकेशन। आप इस वर्ड को, टेक्निकल वर्ड है ये एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, जिसका अर्थ होता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड एजुकेशन का जानकारी देना। तो कभी भी आप एग्रीकल्चर पे सवाल लिखें या कैसे भी लिखें, तो इस वर्ड को लास्ट में लिख देना चाहिए कि एग्रीकल्चर द फोकस ऑफ गवर्नमेंट शुड बी ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑल्सो, along with the giving the funds for it.
इसका मतलब है कि उनके नए नए सीड्स के बारे में जानकारी देना, नए नए फर्टिलाइजर्स के बारे में बताना, नई नई टेक्नोलॉजी से अपडेट कराना, दिस इज कॉल्ड दैट। नाउ ये बोल चौथा शुगर केन को रिलेटेड ये बोला जा रहा है कि शुगर केन ने ना अभी हर एक गन्ने के बीच में अगर 4 फीट की दूरी होगी तो हम क्या करेंगे कि पहले हम 3,000 रुपये एकड़ की सब्सिडी देते थे उसको, अब हम 5,000 रुपये की एकड़ की सब्सिडी देंगे, राइट। दूसरा बोला जा रहा है कि शुगर केन हार्वेस्टर लगाए जाएंगे जिससे लेबर की कॉस्ट रिड्यूस हो जाए। तीसरा बोला जा रहा है कि टिश्यू कल्चर के से जो गन्ना प्रोड्यूस होता है उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाएगा। चौथा बोल रहे हैं कि सिंगल बेड शुगर केन प्लांटेशन के लिए जो इंसेंटिव दिया गया था वो 3,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है। ये 4 चीजें इन्होंने शुगर केन से रिलेटेड बोला। पहला बोला कि जो हमारा जिस भी दो गन्ने के बीच में 4 फीट का फर्क होगा उस उधर पे हम सब्सिडी बढ़ा के उस एकड़ में 3,000 से लेके 5,000 रुपये की सब्सिडी देंगे। दूसरा बोला शुगर केन हार्वेस्टर्स लगाए जाएंगे ताकि लेबर कॉस्ट को रिड्यूस किया जाए। तीसरा बोला कि प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए थ्रू टिश्यू कल्चर। चौथा बोला कि जो सिंगल बेड शुगर केन प्लांटेशन होगा वो उस पे सब्सिडी जो इंसेंटिव्स मिलता था वो 3,000 से बढ़ा के 5,000 करते हैं, ठीक है। नाउ इसके बाद आते हैं फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर इज अगेन द इनपुट। इनपुट में ये बोलते हैं कि 80% मतलब जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं वो फार्मर्स को दिए जाएंगे। किसके तहत दिए जाएंगे? मेरी फसल मेरा ब्यौरा। मेरा ब्यौरा का मतलब हो गया कि इंस्पेक्शन, कि मैं अपनी फसल का इंस्पेक्शन कर रहा हूँ। मेरी अगर फसल है 10 यूनिट है मेरी फसल, तो मुझे उसी के प्रोपोर्शनल ही मुझे फर्टिलाइजर्स मिलेगा। अब ये कह रहे हैं कि हम इसको कनेक्ट करते हुए हॉर्टिकल्चर क्रॉप से और कोल्ड चेन पॉलिसी से हम इसको लिंक करते हैं ताकि जितनी आपने इनपुट दिया उतना ही आउटपुट आपका आ सके। इसके बाद बोलते हैं कि स्मार्ट एग्रीकल्चर। स्मार्ट एग्रीकल्चर में हम बोलते हैं कि 2,000 करोड़ का क्लस्टर बनाया जाएगा। किसकी मदद से बनाया जाएगा? हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पे बेस्ड है? हिसार में बेस्ड है। तो स्मार्ट एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया जाएगा। कितने एकड़ पे किया जाएगा? 2,000 एकड़ पे किया जाएगा। और ये कहाँ? हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार की है। और अगर कुछ लॉस होता है स्मार्ट एग्रीकल्चर में, मतलब अगर हम कुछ कर रहे हैं, इफ देयर इज एनी लॉस, पहली बात तो होगा नहीं, अगर लॉस होता है तो दैट विल बी बोर्न बाय द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, राइट। इसके बाद मार्केटिंग आ जाता है, यानी कि अब पहला हमने पूरी क्रॉप्स को उगा दिया, अब नाउ वी आर डूइंग द मार्केटिंग। इसलिए बोल रहे हैं कि पहला ग्रामीण हाट मंडीज, मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि ये इट इज टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट। पहला ग्रामीण हाट मंडीज जो है वो इनोग्रेट किया जाएगा 23/12/2026 को, मतलब दिसंबर में किया जाएगा। दिसंबर में मैंने अभी आपसे एक डेट पूछा था, 23 इज फेमस फॉर व्हाट? बिकॉज यहाँ पे किसान दिवस होता है। किसान दिवस किसके नाम पे होता है? ये लोग, आप लोग मुझे बताएंगे कि किसके नाम पे किया जाता है किसान दिवस। इस और पहली ग्रामीण हाट मंडी वहां पे खोला जाएगा। उसके बाद चौधरी नेक्स्ट चरण है, सिंह। हाँ जी, चौधरी चरण सिंह। हाँ जी, चौधरी चरण सिंह जी के, अंकित जी बिल्कुल सही है, चौधरी चरण सिंह जी के नाम पे मनाया जाता है 23 दिसंबर को 2026 को, ठीक है। उसके बाद इनका एक डिपार्टमेंट होता था, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। अब उसका नाम इन्होंने बदल के कर दिया है डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड मार्केटिंग, राइट। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि अब एक हमारा जैसे प्रोग्राम चलता है ना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ऐसे ही एक स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन होता है। उसका मतलब क्या होता है कि उसमें करना क्या होता है कि जो हम जो लोग होते हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं कि भाई ताकि वो एम्प्लॉयमेंट पा सके। तो उसके तहत हरियाणा का जो स्टेट RLM यानी रूरल लाइवलीहुड मिशन है, उसके तहत 2,000 वीमेन्स को सेल्फ हेल्प ग्रुप से ट्रेन किया जाएगा ताकि वो लिंक करे जा सके ग्रामीण हाट मंडीज को। आप देख रहे हैं देयर इज अ लिंकेज ऑफ वन स्कीम विद द अदर। तो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क्स, ठीक है। उसके बाद हम इंश्योरेंस की बात करते हैं। इंश्योरेंस में इनके यहाँ पे एक स्कीम है, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। बागवानी मीन्स द हॉर्टिकल्चर एंड ऑल। तो हॉर्टिकल्चर में फ्रूट्स आ रहा है, फ्रूट क्रॉप के लिए बोलते हैं अगर देर इज अ नेचुरल डिसास्टर, पहले आपको 40,000 रुपये पर एकड़ आपको इसका अगर आपकी फसल खराब हो जाती थी तो 40,000 रुपये की सब्सिडी दी जाती थी। नाउ हम उस सब्सिडी को बढ़ा के 50,000 रुपये कर रहे हैं, राइट।
और वेजिटेबल के लिए 30,000 से लेके बढ़ा के हम 40,000 रुपए कर रहे हैं। और ये कह रहा है कि बी कीपिंग को भी हम मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में डाल रहे हैं। अगर वहां से नेचुरल डिजास्टर से की वजह से आपकी बी कीपिंग से कुछ आपको नुकसान हो जाता है तो आपको पैसा आपको दिया जाएगा, राइट। इसके बाद यहाँ पे ये एफपीओ मिशन बोले तो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन मिशन जो है, लॉन्च किया जाएगा जुलाई 4 2026 को। या रिमेंबर दैट डेट, जुलाई 4 2026 को। आई डोंट नो कि क्या हुआ था, बट देयर माइट बी समथिंग जो इस डेट को इंपॉर्टेंट होगा, तो आप लोग भी चेक कर लीजिएगा एंड इवन आई विल चेक। जुलाई 4 2026, ठीक है। उसके बाद है मोरनी ब्लॉक को एज अ नेचुरल ऑर्गेनिक ब्लॉक की तरह ग्रो की, मतलब नेचुरल ब्लॉक की तरह बनाया जाएगा। मोरनी ब्लॉक इज इन पंचकुला। मोरनी ब्लॉक इज इन पंचकुला, राइट। नाउ इलेक्ट्रिसिटी अब देखिए, जब भी हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, एग्रीकल्चर में हम लाइफ स्टॉक और इनको भी काउंट करते हैं, बी कीपिंग, लाइफ स्टॉक और कैटल वेटल से जो भी सब कुछ रिलेटेड है हम सबको काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो है, इलेक्ट्रिसिटी फॉर एग्रीकल्चर फीडर जो 10 रुपए यूनिट थी फिशरीज एंड श्रिम्प फार्मिंग के लिए, उसके लिए है मतलब हम ये बोल रहे हैं 10 पैसे पर यूनिट थी। अब हम ये बोल रहे हैं कि हम इसको मतलब फ्री कर रहे थे, ऐसा कुछ लिखा हुआ था, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। सॉयल और वाटर टेस्टिंग के लिए 3 यूनिट बनाई जाएंगी, यमुनानगर, रोहतक एंड फरीदाबाद, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि पीएम मत्स्य संपदा योजना, ये दैट इज रिलेटेड टू द फिशरीज में 2 फिश मार्केट बनाई जाएंगी, एक हिसार में एक फरीदाबाद में। फिश का प्रोसेसिंग सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? करनाल में। डोंट कंफ्यूज विद दैट, फिश मार्केट इज इन हिसार एंड फरीदाबाद, फिश प्रोसेसिंग सेंटर इज इन करनाल, ठीक है। एक वन हेल्थ अप्रोच होता है, वन हेल्थ अप्रोच का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? सर इसमें मतलब ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट हेल्थ को एक साथ कंसिडर किया जाता है सर। यस यस, सब मतलब इट इज एन यस इंटीग्रेटेड सर। अप्रोच जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स को एक साथ रखा जाता है। तो उसके तहत ये बोल रहे हैं एक मल्टीपर्पस एनिमल हस्बेंड्री ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा हिसार में। हरियाणा वेटरनरी एपिडेमोलॉजी सेंटर बनाया जाएगा हिसार में। यानी कि एनिमल से रिलेटेड हमने एक बार पहले भी डिस्कस किया था कि कुछ भी आता है तो दैट इज इन हिसार, ठीक है। तो हम ये भी लगा सकते हैं यहाँ पे कोऑपरेटिव मतलब सहाकारी, यानी कि आर्टिकल कौन से की बात कर रहा है? 97B की बात कर रहा है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 97 की बात कर रहा है, और 43 कौन सा आर्टिकल है? 43B। पार्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज वाला सर। हाँ, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट सेंटर बनाया जाएगा रोहतक में, और इसको लिंक किया जाएगा त्रिभुवन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी। अब ये त्रिभुवन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? त्रिभुवन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी इज इन गुजरात अकॉर्डिंग टू मी। एक एक्ट पास किया गया है जो पहली कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बनाई गई है इंडिया की, तो रिमेंबर दैट, चेक करना है इसको। त्रिभुवन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी, मुझे लगता है कि गुजरात ही आएगा आंसर इसका, और ये उसके साथ लिंक किया जाएगा। और ये गुजरात में ही है सर। हाँ, गुजरात में ही है, और ये इंडिया की सबसे पहली कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, राइट। उसके बाद ये बोलते हैं कि 2000 वीटा के बूथ, वीटा इज द मिल्क ब्रांड हेयर इन हरियाणा, जिसमें से ये बोलते हैं कि 20% रिजर्वेशन जो है विमेन को दिया जाएगा फ्रॉम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। यानी कि हमने देखा था ना, जेंडर बेस्ड बजटिंग की बात हुआ था। नाउ इन दैट जेंडर बेस्ड बजटिंग हाउ दे आर डूइंग दैट, ये बोल रहे हैं कि 2000 जो वीटा बूथ बनाया जाएगा उसमें से 20% विमेन को दिया जाएगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट हमारा एग्रीकल्चर के बारे में। अब आगे अगर हम बढ़ते हैं तो इट इज रिलेटेड टू इरिगेशन। इरिगेशन में ये बोलते हैं, ये टारगेट लिखा है इन्होंने कि 2031 तक हम देखिए, इरिगेशन हमारे यहाँ से 2-3 टाइप्स का हो सकता है। इसको पढ़ने का या याद करने का तरीका क्या होता है, मतलब ज्यादा डाटा को नहीं याद करना, तो सबसे पहले तो ये देखना है कि एक कनाल इरिगेशन हो सकता है, एक टैंक इरिगेशन हो सकता है, एक ग्राउंड वाटर का कुछ और मैकेनिज्म का इरिगेशन हो सकता है। इरिगेशन में बेसिकली हम
क्रॉप्स को पानी दे रहे हैं। पानी देने का तरीका क्या है? तो एक तो हम कनाल से दे रहे हैं, तो कनाल्स पे ये बोलते हैं कि 2031 तक कोई भी ऐसा कनाल नहीं आएगा जिसकी सारी लाइनिंग्स को हम कंप्लीटली ना बना दे, यानी मतलब उसकी पूरी कंस्ट्रक्शंस को हम सही ना कर दें, कोई भी ऐसा कनाल नहीं बचेगा। दूसरा ये है कि जो पानी का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसको प्रिवेंट करने वाली अथॉरिटी है, उसका नाम है हरियाणा वाटर रिसोर्स अथॉरिटी, वो अपना वाटर एक्सप्लॉयटेशन को बचाएगा। तीसरा ये बोल रहा है कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी कि हम जितना से कम पानी क्रॉप्स को दे पाएंगे, जितना ही उसको जरूरत है उतना से उतनी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर पाएंगे तो हमारे लिए अच्छा है। तो उसके लिए ये बोल रहा है कि हम 1.2 लाख हेक्टेयर को हम और ऐड कर रहे हैं, उतनी जमीन को हम और ऐड कर रहे हैं जो इस स्कीम के अंतर्गत आ जाएगी। लास्टली बोल रहे हैं आप अपने वाटर टैंक्स की बात। वाटर टैंक्स पे ये बोलता है कि 100 विलेज, हर एक डिस्ट्रिक्ट में 100 विलेज को 2 से 10 एकड़ लैंड में वाटर टैंक्स या वाटर बॉडीज क्रिएट करना है, ताकि पानी की कमी को हम पूरा कर सकें और ज्यादा से ज्यादा रेन वाटर को हम स्टोर कर सकें। सो दिस इज अबाउट इरिगेशन। नाउ गोइंग बैक टू दैट पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ में आप ये समझिए ये वाला आता है कि जैसे एक अपनी योजना थी ना ग्राउंड वाटर वाली, भूजल योजना, नहीं जल जीवन मिशन में था ये शायद, 55 लीटर पर पर्सन पानी मिलता था, जिसमें ये बोल रहा था 135 लीटर पर पर्सन पानी दिया जाएगा। किस में दिया जाएगा? 10 महाग्राम में। अब इस 10 महाग्राम के नाम लिखे हुए थे बजट में, इफ एनीवन वांट्स टू रिमेंबर इट, डू रिमेंबर इट, बट मुझे याद नहीं होते तो मैं याद नहीं करूंगा, राइट। मैं बहुत सारे डेटा याद नहीं कर पाता, तो मतलब मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद है ह्यूमन डेवलपमेंट। इतना अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। सर क्लियर है, पर सर अभी इतना याद नहीं हो रहा है सर, अभी मतलब अच्छा ठीक पढ़ना है, तो पड़ेगा। वापस एक बार बैक ट्रैक करते हैं, राइट। बहुत है हाँ जी। सर, बहुत फैक्ट है तो टाइम लगेगा थोड़ा हाँ सा याद थोड़ा सा करने तो में। टाइम लगेगा, आप देखिए ना, मतलब बट हम तरीके तो निकाल रहे हैं ना, यहाँ तक तो याद हुआ होगा आपको। यस सर। हाँ सर, काफी चीजें हो गई। हाँ मतलब इतना सारा तो मतलब एक बार पढ़ने में तो कुछ भी याद नहीं होगा, आपको 2-3 बार तो रिवाइज करना पड़ेगा, बट काफी हम कोशिश करेंगे कि याद हो जाए। ठीक है, तो ओके हम सर। वापस से चलते हैं। सबसे पहले लैंड में हमने क्या देखा था? लैंड में हमने कहा था कि 1 लाख करोड़ की, 1 लाख एकड़ करोड़ हमने आज तक रिक्लेम कर लिया, 1,40,000 करना है और, ठीक है। 800 एकड़ जो है हमें नेचुरल फार्मिंग में डालना है। ठीक है, उसके बाद जो नेचुरल फार्मिंग अपेडा से अप्रूव्ड होगी उसमें 10,000 रुपए का इंसेंटिव दिया जाएगा। तीनों पॉइंट क्लियर? सबसे पहले 1 लाख एकड़ जमीन को हमें रिक्लेम किया था हमने, अब हमें उसको और 1,40,000 एकड़ को करना है, पहला। दूसरा हमें बोल रहे हैं कि 800 एकड़ लैंड है जो कि नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग में डालनी है। तीसरा हम बोल रहे हैं कि 10,000 रुपए का इंसेंटिव दिया जाएगा अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं और दैट इज बीइंग अप्रूव्ड बाय अपेडा, राइट। लैंड खत्म हो गया। उसके बाद पानी आया। पानी में मेरा पानी मेरी विरासत में हम पैडी को रिड्यूस करे थे, पैडी की जगह आप अब कुछ और ग्रो करोगे तो एडिशनल 2,000 रुपये आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्वालिटी वाला पॉइंट हटा देते हैं अभी। लोन्स में हमने डेयरी में विमेन को 1 लाख रुपए का लोन्स दिया था, अब हम उसको बोल रहे हैं कि आप इसको मॉडर्न डेयरी फार्म्स बनाओ जिसमें कम से कम भी 100 एनिमल्स को रखोगे। ठीक है, सीड में हम कुछ नहीं बोल रहे, हम ये बोल रहे हैं कि हरियाणा की कोई सीड की बॉडी होगी वही अप्रूव करेगी। एक पोटैटो सीड एक्ट लाए हैं हम, जिसमें 7.5 क्वांटल्स ऑफ हाई क्वालिटी पोटैटोज प्रोड्यूस करेंगे। डाटा को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये बोल रहे हैं कि हर फार्मर को 100 फार्मर सिलेक्ट करे जाएंगे हर डिस्ट्रिक्ट से, जो हर दर दर घुमाए जाएंगे और उनको नई नई प्रैक्टिस सिखाई जाएंगी। शुगर केन के लिए हमने 3 बातें बोली थी। सबसे पहले कि जो 4 फीट के बीच में है शुगर केन, उनको 3,000 से ज्यादा 5,000 रुपये सब्सिडी दिया जाएगा, पहला। शुगर केन हार्वेस्टर सबको दिया जाएगा ताकि लेबर कॉस्ट कम करी जा सके। टिश्यू कल्चर की मतलब प्रोडक्शन इंक्रीज किया जाएगा बाय टिश्यू कल्चर। सिंगल बर्ड शुगर केन प्लांटेशन होगा बाय उसमें हम 3,000 से ज्यादा से इंसेंटिव बढ़ा के 5,000 देंगे। फर्टिलाइजर्स में हमने बात वही किया था कि 80% ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स से दिया जाएगा। स्मार्ट एग्रीकल्चर में 2,000 एकड़ को लाया जाएगा, जो भी नुकसान होगा वो सरकार देगी। मार्केटिंग में हमने बात किया था कि फर्स्ट ग्रामीण हाट मंडीज बनाया जाएगा, कब बनाया जाएगा? 23/12/2026 को।
एक डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर को बढ़ा के कर दिया डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड मार्केटिंग। 2000 विमेन फ्रॉम एसएचजीज अंडर हरियाणा एसआरएलएम उसको ट्रेन किया गया ताकि वो ग्रामीण हाट मंडी से जुड़ सके। इंश्योरेंस में हमने देखा कि मुख्यमंत्री ये बागवानी बीमा योजना में फ्रूट क्रॉप को 40,000 से 50,000 कर दिया गया और वेजिटेबल एंड स्पाइसेस को 30,000 से 40,000 रुपए कर दिया गया। बी कीपिंग में मुख्यमंत्री बागवानी योजना में डाल दिया गया, अगर कोई भी नेचुरल डिजास्टर में उसको नुकसान होता है तो हम उसको कवर कर लेंगे, राइट। एफपीओ मिशन 4 जुलाई को लॉन्च होगा। मोरनी ब्लॉक पंचकुला में नेचुरल ऑर्गेनिक का ब्लॉक बनाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी वाला कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सोयल वाटर टेस्टिंग यमुनानगर, रोहतक, फरीदाबाद में इस्टेब्लिश किया जाएगा। फिश मार्केट 2 जगह, हिसार और फरीदाबाद में। फिश प्रोसेसिंग इज इन करनाल। वन हेल्थ अप्रोच में हमने दोनों इंस्टीट्यूट देखा था, दोनों हिसार में था। कोऑपरेटिव मैनेजमेंट वाला इंपॉर्टेंट है, दैट इज इन रोहतक, और इसको लिंक किया जाएगा त्रिभुवन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी के साथ, जो कि गुजरात की यूनिवर्सिटी है। 2000 मोर वीटा बूथ बनाए जाएंगे जिसमें 20% रिजर्वेशन दिया जाएगा विमेन को, जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से हैं। इसके बाद इरिगेशन की बात करें जाए तो इरिगेशन में कोई भी कैनाल की लाइनिंग रहेगी नहीं, बाय 2031 तक सब इंप्रूव कर दिए जाएंगे। पर ड्रॉप मोर क्रॉप में हमने 1,25,00,000 हेक्टेयर 1.25 लाख हेक्टेयर को और ऐड करना है। 100 विलेज जिसका एरिया जिसमें वाटर टैंक्स बनाने हैं 2 से 10 एकड़ लैंड पे। इट इज जस्ट लाइक दैट। अभी तक इतना हमने किया है। बहुत ज्यादा याद हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा ऐसा दिमाग में जा रहा है क्या? नहीं नहीं सर, ठीक है, 2-3 बार पढ़ेंगे सर, हो जाएगा सर याद। हाँ, मतलब मुझे लगता है कि काफी ऐसे ऐसे हम सोच सोच के पढ़ेंगे वो स्टोरीज, तो काफी चीजें याद होने लग जाएंगी 1-2 बार पढ़ने से। यस सर। सर वैसे सर इससे क्वेश्चन कितने आते हैं सर? सर मतलब अब देखिए ऐसा, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि हो सकता है कि साला 5-6 सवाल आ जाए, बट इट इज लाइक कि एक भी ना है। यस सर, गारंटी नहीं ट्रू। दे सकते किसी चीज से। क्योंकि सर बट जैसे आई एम फ्रॉम हिमाचल, तो सर हमारे तो सर लाइक 10 to 12 क्वेश्चन आते हैं सर बजट से, वो फिक्स्ड बजट होते हैं, तो फिर बजट हमारे लिए तो सर्वे ऑन बजट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नो तो नो, इट्स नॉट लाइक दैट, इट इज नॉट डिफाइंड इट। बट जैसे एग्जाम जो हो रहा है हमारा अप्रैल में हो रहा है और ये हमारा मार्च में आया, तो आई एम हाईली मतलब पॉजिटिवली सेइंग दैट कि इसमें से काफी सवाल आने चाहिए। ओके सर। और सर जैसे आज तक सर बजट से क्वेश्चन आए हैं हरियाणा में, मतलब इससे, तो सर वो मतलब कैसे, मतलब लाइक वो जैसे डिजिट्स के साथ रेवेन्यू प्ले डेफिसिट करते हैं पूछेगा, या फिर स्कीम्स। ये डायरेक्टली पूछते हैं? मतलब अगर हमें तो पॉइंट का भी सर ध्यान रखना पड़ता है, बट इसमें ये है कि अगर मुझे जितना याद है कि जैसे हरियाणा का 9 पॉइंट समथिंग है, वैसे तो इट्स 9.5, और इतना है कि आरडी हमारा <<1% है, तो उतने से काम चल पड़ेगा। मतलब हमें स्पेसिफिक हमें नंबर नहीं इसमें याद करना है बहुत कि है ज्यादा वो। स्पेसिफिक नहीं करना, बट आपको फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ये आपको सब पता होना चाहिए। बजट का नंबर जरूर पता होना चाहिए, कितने लाख करोड़ का बजट है, कितना बजट है। ओके सर, जैसे अभी सर सामने है ना सर, जैसे अटल थिंकिंग लैब है, तो लाइक 200 समथिंग नहीं उनमें नहीं, हम ये कर सब नहीं सकते याद हैं? करना, नहीं 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 नहीं, ये कोई अच्छा। इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये कहाँ पे आपको काम आएगा, जब व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर्स इन मेंस। ओके ओके, गॉट इट सर, गॉट इट तो सर। अब उस समय पे अपन दोबारा से ये सब चीजें पढ़ेंगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट ना। अभी यस 10 मिनट यस बन यस। गया तो हमने हमारे सारे आंसर्स में अपने आप हरियाणा निकल जाएगा, अगर हम अपन इसको 3-4 बार पढ़ लेंगे तो। गॉट इट सर, गॉट इट सर, ठीक है। ठीक है सर। थैंक यू सर। हाँ। नाउ कमिंग ऑन टू दैट ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन, अगर आपको 2-3 मिनट का ब्रेक लेना होगा तो वी कैन मतलब टेक ब्रेक ऑल्सो। अगर ज्यादा डेटा चला जाए तो आप बता दीजिएगा मुझे, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट में ये बात करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट का अर्थ होता है कि जैसे कैसे एजुकेशन, हेल्थ और स्किल, ये 3 चीजों को अगर हम मिला दें तो दैट बिकम्स द ह्यूमन डेवलपमेंट। इसमें ये बात सिर्फ एजुकेशन के बारे में कर रहा है और स्किल के बारे में कर रहा है, बट नॉट अबाउट द हेल्थ। तो सबसे पहले ये बोलता है कि मॉडल संस्कृति स्कूल जो है, इन्होंने अभी तक 25 ओपन किए हैं, बट ये चाहते हैं कि हर 10 किलोमीटर पे एक मॉडल संस्कृति स्कूल हो, ठीक है। और 200-250 ऐसे स्कूल हो जिसमें CM ई 3 बार ई लिखा हुआ था, एक्सीलेंस एंड अर्ली इंग्लिश स्कूल। तो यानी ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारा एम्फसाइज है इंग्लिश पे। तो देर इज वन मोर प्रॉब्लम दैट पीपल आर नॉट वेल वर्स्ड इन इंग्लिश इन हरियाणा, ठीक है। ये भी हम इंटरप्रेट कर सकते हैं।
अटल टिंकरिंग लैब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्रेंच लैब, इन्होंने क्या किया, सरकारी स्कूल में फ्रेंच सिखा रहे हैं भाई। दिस इज वेरी गुड इनिशिएटिव, आई लाइक दैट इनिशिएटिव, कि सरकारी स्कूल में दे आर ट्रेनिंग टीचर्स, 60 टीचर्स को उन्होंने ट्रेन कर दिया अभी तक, और वो फ्रेंच सिखा रहे हैं। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि कौशल बिजनेस चैलेंज है। कुशल बिजनेस चैलेंज मतलब कोई अगर बिजनेस प्रपोजल ला रहा है, उसकी टीम अगर कोई जीत रही है तो उनको ये इंसेंटिवाइज भी कर रहे हैं। ठीक है, और ये चाहते हैं कि कोई भी बंदा डेस्क पे ना बैठे, मतलब मैट पे ना बैठे, डेस्क पे ही बैठे। तो इसलिए ये चाहते हैं कि 2027-28 तक हम सारे डेस्क रिप्लेस कर दें। इसके बाद एक वीर बाल मेमोरियल इनिशिएटिव स्कीम है, जिसके तहत ये जैसे ये वीर बाल ये दिवस मनाया जाता है एक। ये कब मनाया जाता है, ये कौन बताएगा? वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है ये। उनके साहिबजादा सिंह और फतेह सिंह जो थे, गुरु गोविंद सिंह के दो बच्चे थे, उनको मतलब उनको असैसिनेट कर दिया गया था। तो इस वजह से ये वीर बाल दिवस बनाया जाता है। और तो ये उसी में कह रहे हैं, हम एक मेमोरियल इनिशिएटिव स्कीम ला रहे हैं, जिसके तहत अगर कोई बच्चा ऐसे डेथ हो गया तो हम उसकी फैमिली को 5 लाख रुपए देंगे। अगर कोई डिसेबल हो गया बच्चा तो हम उसको 3 लाख रुपए देंगे। ये इनका स्कीम है। तो अब ऐसे ही एक मैच ऑफ फॉलोइंग में पूछ लेगा, वीर बाल मेमोरियल इनिशिएटिव स्कीम इज रिलेटेड टू, या ये पूछ लेगा, वीर बाल स्कीम इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा इन द बजट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज करेक्ट रिगार्डिंग इट। ऐसा करके सवाल बना देगा। ठीक है, उसके बाद तो मतलब हमें याद रखना है कि 5 लाख दिया जाएगा इन केस ऑफ डेथ, 3 लाख दिया जाएगा डिसेबिलिटी के। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अब इनोवेशन को इम्प्रूव करने के लिए ये बोल रहे हैं कि पेटेंट रजिस्ट्रेशन फीस है अप टू 50,000 रुपये, वो रिइम्बर्स कर दिया जाएगा। ये बोल रहे हैं स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी SIET बनाया जाएगा। कहाँ पे बनाया जाएगा? पंचकुला में। दिस इज इंपॉर्टेंट। जैसे अब बहुत स्पेसिफिकली इन्होंने लिखा हुआ था कि इसका एक बिल्डिंग बनाया जाएगा पंचकुला में, साइट SIET का। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि एक फंड, क्वालिटी एंड रिसर्च एक्सीलेंस फंड बनाया जाएगा 10 करोड़ का, जो कि अपग्रेडेशन होगा हायर एजुकेशन सिस्टम के लिए। ठीक है, उसके बाद है ऑटोनोमस AI एंड डिजिटल कॉलेज। ये किसकी तरफ बनाया जाएगा? डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर। डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर कब बना था? इन्होंने 17/6/2025। नहीं, उल्टा कर गया, 16/7/2025। अच्छा। 16 जुलाई 2025, 17 जून नहीं, 16 जुलाई। ठीक है, उसके बाद ये बोल रहे हैं कि एक एकेडमिक क्रेडिट बैंक होगा। जैसे मतलब जैसे जिसके पास NCC का सर्टिफिकेट है उसको भी एक मतलब कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये कह रहे हैं कि जो NCC और NSS वाले बच्चे हैं उनको फायदा करेगा ये। और हरियाणा का एक स्टेट रिसर्च फंड होगा 20 करोड़ का। तो इसमें से जैसे आपको याद रखना है तो ये जैसे ये आप वीर बाल वाला याद रख लीजिए। मॉडल संस्कृति स्कूल हर 10 किलोमीटर पे बनाया जाएगा। ठीक है, कोई मैट पे नहीं बैठेगा कब तक? 2027-28 तक। राइट, उसके बाद साइट कहाँ पे है? पंचकुला में है। उसके बाद आप ये याद रख लीजिए, ऑटोनोमस AI एंड डिजिटल कॉलेज किसकी मदद से बनाया जाएगा? डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर एंड हायर एजुकेशन सिस्टम की मदद से। हरियाणा का स्टेट रिसर्च फंड है 20 करोड़ का। हरियाणा का क्वालिटी एंड रिसर्च एक्सीलेंस फंड है 10 करोड़ का। ये दो याद रखेंगे तो बस खत्म हो जाएगा, इसमें और कुछ याद नहीं रखना हमें इस साल। राइट, नाउ कमिंग ऑन टू हेल्थ। हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ डेटा देते हैं। ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे 98.8% इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई है डिलीवरी। वो किसी इंस्टीट्यूशन मतलब यानी हॉस्पिटल या किसी पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स पे ही होती हैं। दूसरा ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे फुल इम्यूनाइजेशन 104% हो गया है। अब आई एम नॉट एबल टू सी कि वाई दे आर सेइंग इवन मोर देन 100% की कैसे हो गया है 104। मे बी बिकॉज ऑफ सम मिसमैच इन डेटा और कैसे भी। बट इनका एक और कहना भी था इस पे कि ये 97% जो नेशनल है उससे हमने सरपास कर दिया है फुल इम्यूनाइजेशन। तो ये याद रख सकते हैं कि 104 है और हमने नेशनल वाले से सरपास कर दिया है। MMR का मतलब होता है 89। MMR है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, दैट इज 89।
IMR होता है 26, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, NMR होता है न्यूनेटल मोर्टालिटी रेट, दैट इज 19, अंडर 5 इज 30। ठीक है, अब मुझे इनमें से आपसे एक बेसिक सवाल पूछना है, तो आप मुझे ये बताइए कि कौन सा पर लाख काउंट किया जाता है? पर लैख सर MMR होता है। और बाकी सब कैसे होते हैं? बाकी सर जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो सर 1000 है। और वुमेन सर वो नहीं याद सर, कुछ ऐसे ही है सर। न्यूनेटल है ये। हाँ। हाँ हाँ तो हाँ तो ठीक है। हाँ। आप इसका एक बार देख लीजिएगा, ये सब पर 1000 होते हैं। MMR जो होता है पर लाख होता है। दैट वाज आल्सो द क्वेश्चन जो आ चुका है पेपर में, राइट? इसलिए मैंने आप लोगों को फिर से एम्फसाइज किया। ये बोल रहा है कि दो कॉलेज हैं, एक पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज है भिवानी का, मेडिकल कॉलेज है, एक महर्षि चवन मेडिकल कॉलेज है करियावास का। यार एक ना यहाँ पे चवन ऋषि करके होते हैं, चमन प्राश वाले चवन ऋषि करके है ना, वो जहां पे भी नाम दिखेगा ना तो उसका ऑप्शन होता है महेंद्रगढ़। ठीक है, एक बार इसको चेक कर लेंगे इस फैक्ट को, बट एज पर माय प्रीवियस नॉलेज चौवन ऋषि इज ऑलवेज इन द महेंद्रगढ़, राइट? इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे MBBS के एडमिशन्स लिए जाएंगे, इनको भी हॉस्पिटल्स की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। उसके बाद ये बोल रहा है कि हर स्टेट के फायर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में फायर फाइटिंग सिस्टम को दुरुस्त किया जाएगा। निरोगी हरियाणा स्कीम, याद करिए बजट के स्टार्टिंग वाले फेज को, जहां पे बोला गया था कि जो हमारा बजट होगा दैट इज सीनियर सिटीजन फ्रेंडली। उसी के तहत ये बोल रहा है कि जो निरोगी हरियाणा स्कीम होगी, इररेस्पेक्टिव ऑफ इनकम क्राइटेरिया, कोई भी इनकम का बंदा हो 70 साल से ऊपर है तो उसको फ्री ब्लड टेस्टिंग फैसिलिटीज मिलेगा। ठीक है, मेंटल हेल्थ की बात करा जाए तो हर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में मेंटल हेल्थ सेंटर्स होंगे। 2025 24 25 में ये इम्फेसाइज क्या हुआ था यार, ये वाला पॉइंट को आप देखिएगा, इसने हाईलाइट किया हुआ था ये वाला। ये बोल रहा था कि 2,94,000 पेशेंट्स का हमने ट्रीटमेंट किया है, और अगले साल का हमारा जो टारगेट है हम इसको डबल करना चाहते हैं, उतने लोगों तक हम इस ट्रीटमेंट को पहुंचा दें। ठीक है, उसके अलावा आयुष ट्रेनिंग सेंटर है, आयुष की जो यूनिवर्सिटी बन रही है श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी, वहां पे इसका एक ट्रेनिंग सेंटर भी बनेगा जहां लोगों को, इसके डॉक्टर्स वगैरह को ट्रेनिंग दिया जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद ये बोल रहा है कि हर एक इंडस्ट्रियल यूनिट में जो एम्प्लॉयज होंगे उनके लिए योगा ब्रेक का प्रावधान होगा। योगा ब्रेक इज गुड फॉर, मतलब हेल्थ आपकी सही रहे, तो इसलिए ये बोलना चाह रहे हैं। और अभी अगर मैं आपसे पूछूंगा श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी कहाँ पे होगा, ये हरियाणा में ही लाई करता है यार, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में है, कुरुक्षेत्र में ये लाई करता है। ठीक है, और फिर से देखिए एक वीकली हेल्थ कैंपेन्स होगा सीनियर सिटीजन्स के लिए, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, मतलब जो भी हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर थे वहां पे वीकली हेल्थ कैंपेन्स किया जाएगा, राइट? उसके बाद अगर हम बात करेंगे स्पोर्ट्स की, अगर जैसे हेल्थ की अगर हम दोबारा से देखना चाहेंगे तो एक बार बस आप रीड कर लीजिए, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ ताकि आप एक बार रीड कर लीजिए, सो दैट इट वुड बी क्लियर कि कुछ कुछ याद हो जाए आपको चीजें। और बहुत सारी चीजें आपको ऐसे ही याद आ जाएंगी जो मैंने आपको बोली ना, आपको आपने अगर सुन लिया है तो आपको याद रहेंगी, यू कैन 100% मेक क्वेश्चंस आउट ऑफ इट, ट्रस्ट इट, हो जाएगा ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम इस पे यहां तक हो गया है तो ये याद रखिएगा, श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी इज इन कुरुक्षेत्र। उसके बाद स्पोर्ट्स यूथ एम्पावरमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, जिसमें हम ये बात करते हैं कि हरियाणा में फिट हरियाणा, जैसे फिट इंडिया कैंपेन था ना, तो ऐसे ये फिट हरियाणा कैंपेन है, ये बोल रहे हैं हम 30 नवंबर 2026 से शुरू करेंगे।
उसके बाद हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एथलेट ट्रैक बनाया जाएगा। एक जो है यहाँ पे ये इस इंस्टीट्यूट का नाम जो है याद रखेंगे, राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दौलताबाद का है, जिसको स्टेट का पहला पैरा स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाया जाएगा, जिसके में सारे के सारे इंटरनेशनल फैसिलिटीज इस्टेब्लिश की जाएंगी। इट इज इंपॉर्टेंट, स्पोर्ट्स में ये इंपॉर्टेंट है कि राजीव गांधी पहला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दौलताबाद में बनाया जाएगा, जो स्टेट का फर्स्ट पैरा स्पोर्ट्स स्टेडियम होगा, इक्विप्ड विद इंटरनेशनल लेवल फैसिलिटीज विल बी एस्टैब्लिश्ड। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए यूथ एम्पावरमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, तो जहाँ पे ये बोलते हैं कि अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है, तो ये कह रहे हैं कि 1500 रुपये एडिशनल मंथली असिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, 1500 रुपये एडिशनल मंथली असिस्टेंस मिलेगा, जितना भी मिलता है अंडर दैट मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम में। उसके बाद लखपति दीदी, याद आया कि आपको हमने लखपति दीदी का एक कॉन्सेप्ट है, जिसके तहत ये बोल रहे हैं कि अब हम एक स्कीम को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें हम बोल रहे हैं पिंक कैप स्कीम, जिसके तहत इनको विमेन्स को लोन मिलेगा अप टू 10 लाख, ताकि वो ई व्हीकल्स खरीद सके, और जो लोन होगा वो इंटरेस्ट फ्री लोन होगा। राइट। उसके बाद ये बोल रहे हैं पीएम सेतु, एक सेकेंड बस, हाँ, पीएम सेतु ये बोल रहे हैं कि जिसका एक वन हब एंड स्पोक आईटीआई क्लस्टर्स जो होगा वो हमारा सोनीपत कुरुक्षेत्र में, सोनीपत और एक कुरुक्षेत्र में खोला जाएगा। ठीक है। और लास्ट ये बोल रहे हैं कि जैसे एक ना ये इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है इसकी, श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पे है? पलवल में है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 2-3 ब्रिज कोर्सेज होंगे। ब्रिज कोर्स का अर्थ होता है कि कुछ ऐसे कोर्सेज जो कि आपको हेल्प करते हैं डिफरेंट मतलब नौकरी पाने में। जैसे कि आपने सिर्फ एक्सेल सीख लिया, एक ब्रिज कोर्स है जिसकी वजह से आपको नौकरी मिल जाएगा। मतलब व्हाट दीज आर द कोर्सेज दैट एक्ट एज अ ब्रिज, जो आपकी जो बेसिक फॉर्मल एजुकेशन है और आपकी जो इंडस्ट्री को नीड है, उन दोनों की नीड के अंदर जो ब्रिज का काम कर रहे हैं, दैट आर कॉल्ड द ब्रिज कोर्सेज। उसके बाद ये बोल रहे हैं स्टेट स्किल फैकल्टी ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर खोला जाएगा 50 करोड़ की मदद से, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। 3 स्टेट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे 60 करोड़ की मदद से, जिसमें देखिए फिर से इन्होंने मेंशन कर दिया हर एक इंस्टीट्यूट में 1000 बच्चे पढ़ेंगे, जिसमें से 30% रिजर्वेशन होगा विमेन के लिए। राइट, 30% रिजर्वेशन फॉर विमेन ओनली। ठीक है। अब आते हैं हम लेबर के ऊपर, इंडस्ट्री और लेबर के ऊपर। ठीक है, जब भी हम लेबर और इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? या देखो, जब भी लेबर की बात किया जाता है तो देयर आर 4 कोड्स दैट आर बीइंग नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन कौन से कोड्स हैं वो? 4 लेबर कोड्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 21 नवंबर 2025 को अप्रूव किए गए। कौन कौन से कोड हैं वो? सर पहला सर कोड ऑन वेजेस है, कोड ऑन वेजेस। नेक्स्ट है सर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है, सोशल सिक्योरिटी है, एंड कुछ वो ऑक्यूपेशन सेफ्टी और हाँ, कुछ उससे रिलेटेड है। ठीक है। मतलब अगर आपके पास ऑप्शन आए कोड ऑफ डिसिप्लिन या कोड ऑन डिसिप्लिन, तो कट दैट ऑप्शन। राइट। गॉट इट और सर। डेट कौन सी थी? 21 नवंबर 2025। ठीक है, लेबर के बारे में आपको ये पता चलना चाहिए। अब इन लेबर्स में आपको एक और चीज पता चलना चाहिए जो हर बजट में आती है, दैट इज रिलेटेड टू ईएसआईसी। ईएसआईसी का मतलब होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जिसके तहत ये हॉस्पिटल्स और ट्रीटमेंट का खर्च वो उनको देते हैं जो भी ईएसआईसी से कवर्ड रहते हैं। तो वो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। इंडस्ट्री के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए कि सबसे पहले इंडस्ट्री लगाने के लिए अपने को क्या चाहिए? लैंड चाहिए। लैंड के बाद आपको सारे मिनिस्ट्री से या सारे डिपार्टमेंट से क्लियरेंस चाहिए। क्लियरेंस चाहिए तो आपको आपके पास कोई आइडियाज होने चाहिए, यानी कि आप एंटरप्रेन्योर्स वगैरह टाइप्स होना चाहिए। उसके बाद अगर आपको कुछ चाहिए तो उनके हेल्थ और उनके बेनिफिट्स के लिए कुछ चाहिए होता है, या आपको कुछ और रॉ मटेरियल या कुछ रोड्स वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर, वो हम इसमें आता है, बट इंडस्ट्रीज में इतना ही देखते हैं। राइट।
तो ये यही बोल रहे हैं कि HSIIDC से इन्होंने एक लैंड मतलब उनके साथ ये लैंड ऑन लीज पॉलिसी लाएगा HSIIDC, जिसके तहत आप लैंड लीज पे बाय कर सकेंगे और अगर आप चाहते हैं तो फ्री होल्ड भी कर ले पाएंगे। व्हाट डज दैट फ्री होल्ड मीन्स कि वो लैंड आपकी हो जाएगी बेसिकली। वैसे जो लीज की लैंड होती है उस वो कभी फ्री होल्ड नहीं होती, बट दे आर सेइंग कि अगर आप चाहते हैं तो हम ये फ्री होल्ड पे भी कर देंगे अगर इफ यू वांट। उसके बाद आएगा लैंड फिजिबिलिटी सर्टिफिकेट सिस्टम। जो लैंड फिजिबिलिटी सर्टिफिकेट सिस्टम है, ये इसके तहत ये कह रहा है कि जो भी डिजिटल सब हम ये करेंगे, जैसे ना आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जैसे आप अगर ये सर्टिफिकेट ले लेंगे इसके बाद हर आपको मिनिस्ट्री में कहीं पे भी जाएंगे तो आपको सारे क्लियरेंस विद इन 45 डेज में मिल जाएंगे। तो दिस सर्टिफिकेट इज एसेंशियल। उसके बाद सारी चीजें आपको 45 डेज में सारी मिनिस्ट्रीज वगैरह से क्लियरेंस मिल जाएगी अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट होगा तो। उसके बाद ये बोलता है कि कॉमन इंडस्ट्रियल सेक्रेटेरिएट, यानी कि अगर जैसे ना अभी क्या होता है कि किसी भी बंदे को इंडस्ट्री क्रिएट करनी है तो उसको हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाना पड़ता है, जहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग जगह पे सिचुएट करता रहता है। तो उसके लिए बोल रहे हैं, उस प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं कि हम एक कॉमन इंडस्ट्रियल सेक्रेटेरिएट बनाते हैं फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर, रेवाड़ी में। ठीक है। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि हरियाणा में जो नीति आयोग का एक बुक था उसके में के तहत हम विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को हरियाणा में भी प्रमोट करेंगे। ठीक है। अब प्रमोट करने के लिए अब जैसे कोई भी जिसके छोटे बच्चे हैं विमेन के, वो अगर कहीं इंडस्ट्रीज में जाती हैं तो देयर शुड बी अ फैसिलिटी ऑफ क्रच। क्रच की होना चाहिए। तो हम ये बोल रहे हैं कि 10 मॉडर्न मातृ शक्ति इंडस्ट्रियल क्रच नेटवर्क बनाए जाएंगे वर्किंग वीमेन के लिए। ठीक है। उसके बाद एक ये पोर्टल है एडवांस रूलिंग पोर्टल। एडवांस रूलिंग पोर्टल का अर्थ है कि कोई भी इन्वेस्टर की जो भी क्वेरी है उसको हम 15 दिन के अंदर सॉल्व कर सके, इसलिए एक पोर्टल बनाया जाएगा ताकि जहां पे इन्वेस्टर अपनी क्वेरीज डाल सके, उस क्वेरीज को हम 15 दिन के अंदर सॉल्व कर देंगे। इट इज जस्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इट इज नॉट मोर देन दैट, इट इज नॉट लेस देन दैट, इट इज जस्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है। उसके बाद है इन्वेस्ट हरियाणा पोर्टल। इन्वेस्ट हरियाणा पोर्टल में कह रहा है कि इस पोर्टल पे जब भी आपने रजिस्टर किया, अगर आपकी एप्लीकेशन सही है, उसमें कोई भी मतलब डिफेक्ट नहीं दिख रहा प्राइमा फेसी, तो आप 25% जो भी इंसेंटिव है आपके 7 वर्किंग डेज में आ जाएंगे, और बाकी बचे हुए 50% जो है, पहले 50% 7 वर्किंग डेज में, जो बाकी बचे हुए 50% है वो नेक्स्ट 45 डेज में आ जाएंगे। ठीक है। यानी कि आपको मतलब जितने भी इंसेंटिव्स मिल सकते हैं वो बहुत हैंडी हो जाएंगे। जस्ट एज आई सेड अर्लियर कि इट इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। डोंट रिमेंबर ऑल दैट थिंग्स, जस्ट लिसन 1-2 टाइम्स, जितना याद रहेगा उतना अच्छा है। ठीक है। उसके बाद आता है कि ये बोल रहा है कि ये देखिए, ये वाला पॉइंट मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम ये देख लेते हैं। HSIIDC बोलता है कि जो अभी SC कैटेगरी वाले लोग हैं उनको प्लॉट की कॉस्ट में 20% फायदा मिलता है, तो हम ये बोल रहे हैं 10% OBC को भी दे देते हैं। ठीक है। उसके बाद ये बोल रहे हैं स्टेट का एक्सपोर्ट जो है वो हिट किया है रिकॉर्डिक ग्रोथ 395%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 395% बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट को दिखा रहा है कि हरियाणा इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग हब बट ऑल्सो द एक्सपोर्ट हब, राइट। उसके बाद ये बोलते हैं इंटीग्रेटेड सुरक्षित श्रमिक स्वास्थ्य सिस्टम बना रहे हैं, यानी 4S सिस्टम, इंटीग्रेटेड सुरक्षित श्रमिक स्वास्थ्य सिस्टम, मतलब उनके हेल्थ वेल्थ का जो भी OPD IPD का होगा वो हम ध्यान रखेंगे, उसके लिए कोई सिस्टम बनाया जा रहा है। ठीक है। लास्टली ये बोलते हैं अटल अवसाई विद्यालय, यानी कि जो वर्कर्स के बच्चे हैं 6th से लेके 12th तक के, उनके लिए स्कूल्स बनाए जा रहे हैं, ये उसकी भी बात करते हैं। ठीक है। इट इज ऑल अबाउट इंडस्ट्री। अब आ जाते हैं अपन यहाँ पे। अब बहुत थोड़ा सा ही रह गया है, 1 2 3 4 4-5 पेज ही रह गए, बट हो गया है। तो डोंट वरी अबाउट इट, आराम से हम कर लेते हैं। अब आता है एक्साइज एंड टैक्सेशन, ये वाला अब बहुत आराम से 2-2 3-3 मिनट में सब पेज पेज हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये देखिए कि जो GST की ग्रोथ रेट है हमारे यहाँ पे 22% हुई। 22% नॉट इम्पॉर्टेंट, बट इट इज हाईएस्ट इन इंडिया, दिस इज इम्पॉर्टेंट। और पर कैपिटा GST कलेक्शन इज सेकेंड इन स्टेट्स एज पर द बजट स्पीच।
कि सारे स्टेट्स में पर कैपिटा में हरियाणा का रैंक है सेकंड, ग्रोथ रेट में हरियाणा का रैंक है हाईएस्ट। नाउ अभी पहले क्या होता था ईटीओ वाले डिपार्टमेंट में, तो जो भी जीएसटी के नोटिस होते थे पहले 2 करोड़ के, पिछले साल इन्होंने बजट में क्या किया था कि कोई भी 2 करोड़ से ऊपर का कोई भी नोटिस होगा उसको हमें परमिशन चाहिए होगा डेप्यूटी एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर। अभी आप भी ईटीओ ही बनेंगे। अगर आपको हरियाणा के जो अब एचसीएस देंगे उससे आप एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर ही बनेंगे। जब आप मतलब ऑफिसर ही बनेंगे। जब आप ऑफिसर बनते हैं उसमें पिछले साल तक क्या होता था कि कोई भी नोटिस कितने भी अमाउंट का हो आप निकाल सकते थे। तो इसका इनिशियल लेवल पे काफी सारा मतलब उनको मतलब प्रॉब्लम्स होती थी क्योंकि उसके पास अनब्रिडल्ड पावर थी। अब उस अनब्रिडल्ड पावर को इन्होंने कर्ब किया था पिछले साल बाय सेइंग दैट कि अगर 2 करोड़ से कोई भी ऊपर का नोटिस है तो वो डिप्यूटी एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर निकालेगा। नाउ दे हैव रिड्यूस दैट लिमिट टू 1 करोड़। अब 1 करोड़ से भी कोई भी ऊपर का कोई भी नोटिस है तो डेप्यूटी एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर निकालेगा। राइट। पिछले साल इन्होंने एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी बनाया था। तो इट इज़ वेरी होपफुल कि आप लोगों का जो भी एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर्स बनेंगे उनका ट्रेनिंग बहुत अच्छा होगा। इट इज इक्वलेंट टू आईआरएस ऑलमोस्ट। ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है कि एक मॉडर्न लाइब्रेरी भी बनेगा इनका डिपार्टमेंटल ऑफिस का गुरुग्राम में। तो और जो इनका मेजर ऑफिसेज हैं वो गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला ऐसी जगह पे ही हैं। तो वहां पे ही एक लाइब्रेरी गुरुग्राम में ये बनाने की शुरू कर रहा है। ठीक है। एनर्जी में बात करते हैं तो हरियाणा में एक इंस्टीट्यूट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। कहाँ पे है ये? सर गुरुग्राम में। गुरुग्राम में ना। तो इसके कितने कंट्रीज हैं ये आप लोग बताएंगे मुझे कि कितने कंट्रीज हैं इसमें? 105 106 कंट्रीज तो मुझे याद है कि उन्होंने साइन अप किया है। उसके आगे अब कितना बड़ा है ये मुझे पता नहीं है। तो ये एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एनर्जी में तो सबसे पहले सोलर एनर्जी की बात करते हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है जिसके तहत ये कह रहे हैं कि हम इस साल पिछले साल से 4 गुना लोगों को टारगेट करेंगे। पिछले साल हमने 50,000 लोगों को टारगेट किया था। इस साल हम 2 सवा 2 लाख को टारगेट करेंगे। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये इंपॉर्टेंट है। ये बोल रहे हैं कि सौर ऊर्जा प्रोत्साहन योजना। नाउ अगर कोई सोलर एनर्जी को लगाता है उसको प्रमोट करने के लिए ये इन्होंने एक 5 फरवरी को एक योजना चलाई है जिसके तहत एक 200 करोड़ का फंड डाला है। अगर आपने कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया, नो डिफॉल्ट, और आप अंत्योदय परिवार से हैं, गवर्नमेंट के हैं, इवन इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स होते हैं उन सब के परिवार से हैं, तो अगर आप सोलर एनर्जी को प्रमोट करते हैं तो आपको इसके तहत फायदा मिलेगा। ये इसमें लिखा हुआ था। पीएम कुसुम में हरियाणा सेकंड है। पीएम कुसुम इज रिलेटेड टू व्हाट? सर ये सोलर इरिगेशन से रिलेटेड है सर। हाँ, ये जो उसके ऊपर हम सोलर पंप्स के ऊपर जो ये लगा रहे थे ना, सोलर पंप्स लगा रहे थे यस उससे रिलेटेड है इसमें। और ये लिखा है फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। इट इज जस्ट रिवर्स। हाइड्रोजन ग्रीन प्लांट नहीं होता कुछ भी, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट होता है। ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये पानीपत में खुला है। राइट। मेट्रो की बात करा जाए तो दिल्ली से लेके बावल बावल इज इन रेवाड़ी। दिल्ली से लेके करनाल तक की 2 मेट्रो प्रपोज्ड है। एक गुरुग्राम से लेके फरीदाबाद, नोएडा और ये वाली मेट्रो प्रपोज्ड है। ठीक है। एक नरेला से लेके कुंडली तक की मेट्रो प्रपोज्ड है। ये सब मेट्रो प्रपोज्ड है। इनका कोई यूटिलिटी नहीं है बट ये है कि ये नमो भारत है। ये वाली नमो भारत मेट्रो है जो मेरठ वाले चला था ना, ऐसे ये हरियाणा में कौन कहाँ पे चला रहे हैं? ये दिल्ली बावल और दिल्ली करनाल में चला रहे हैं। राइट। ये बस एक बार देख लीजिएगा। और ये कहते हैं कि अगर आप कोई भी गाड़ी विमेन के नाम पे खरीदते हैं तो आपके आरटीओ के टैक्स में 1% का रिबेट दिया जाएगा। ठीक है। नाउ ये सिविल एविएशन में ये बोलते हैं कि हमने सारे जो हिसार में अभी एक लास्ट ईयर बोला था एक एयरपोर्ट डेवलप किया है हिसार में, उधर से सारी फ्लाइट्स उड़ने लग गई हैं। नाउ अभी हम बोल रहे हैं कि एक हेलीपोर्ट डेवलप करेंगे हम पंचकुला में। हेलीपोर्ट का मतलब हो गया कि जहाँ पे हेलीकॉप्टर आराम से उतर सकता है। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट में। ये बोलते हैं कि जो 84 कोस ब्रज यात्रा है जिसमें 37 किलोमीटर पलवल का जो एरिया आता है जो कि हरियाणा में पड़ता है उसके अराउंड अराउंड हम चीज़ों को बेसिक सैनिटेशन और इन सबको हम डेवलप करेंगे।
उसके बाद ये बोलते हैं कि जो भी हमारे विलेज हैं, सारे स्टेट में कितने विलेज हैं, अप्रोक्सीमेटली 6-7 हजार विलेज है, उन सब 6-7 हजार विलेज को ओडीएफ प्लस मॉडल विलेज बनाना है। कब तक बनाना है? 2 अक्टूबर 2026 तक बनाना है, राइट। पीएम नरेगा, जिसका नाम बदल चुके हैं, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण है, उसके तहत 125 डेज वेज बेस्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मिलेगा टू एवरी रूरल फैमिली इन हरियाणा। ठीक है, पिछले साल के बजाय इस साल ये बोल रहे हैं कि 3 लाख लखपति दीदीज बनाना है। लास्ट ईयर इन्होंने 5 लाख बनाने थे, जिसमें से 4,80,000 कुछ बना चुके थे। तो इस साल का इनका टारगेट है 3 लाख लखपति दीदीज बनाने हैं, राइट। अर्बन सर एक सॉरी सर एक क्वेश्चन था कि ऊपर हमने सर लखपति दीदी स्कीम करी जिसमें हम दे लखपति रहे हैं। दीदी स्कीम नहीं थी वो, इट वाज पिंक कैप स्कीम, जिसमें ये बोला था कि लखपति दीदीज जो भी हैं उनके लिए हमने एक लोन का 10 लाख, हाँ। 10 लाख रुपए का लोन देंगे, इंटरेस्ट फ्री देंगे, ताकि वो नहीं कैब नहीं 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 नहीं, वो तो मैं समझ गई सर, वो है 1 लाख देंगे हम जो 10 लाख सेल्फ। देंगे अप टू 10 lakhs। सर वो तो इलेक्ट्रिक व्हीकल वो, हाँ हाँ, अच्छा। इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला ना। अच्छा, मतलब वो अलग है, और जो मतलब सेंटर की स्कीम है, वो जो लखपति दीदी इन्होंने लास्ट ईयर करी थी, वो जो 1 लाख रुपीज देंगे, हाँ हाँ हाँ। वो अलग है। दे नहीं बोथ नहीं, आर वही सेपरेट। मतलब लखपति दीदी जो बन गई ना, उन्हीं को हाँ हाँ। फर्दर कर रहे हैं अच्छा कि अच्छा अच्छा हम अच्छा। इनको लोन्स भी देंगे ताकि ये और अपनी इनकम को बढ़ा गॉट इट सर, गॉट इट। थैंक यू सर। सके। ओके, नाउ तो उसके बाद ये अर्बन लोकल बॉडीज में ये आ रहा है कि ये बोलते हैं कि एक काउंसलर इमरजेंसी फंड है। काउंसलर इमरजेंसी फंड में ये बोलते हैं कि 3 लेवल की हमारे पास होती है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है, म्यूनिसिपल काउंसिल होती है, म्यूनिसिपल कमेटी होती है। तो ये कह रहे हैं अगर किसी को चाहिए तो ये 6 लाख रुपए का उधर से निकाल सकता है, काउंसिल वाला 3 लाख रुपए निकाल सकता है, और म्यूनिसिपल कमेटी वाला 1.5 करोड़ है या लैक्स है, ये एक बार देखना पड़ेगा। जस्ट गिव मी 1 मोमेंट, आई विल चेक। It was housing for all, a lakh है, it is lakh per year। ठीक है, उसके बाद ये बोलते हैं कि अर्बन ड्रेनेज फंड 100 करोड़ का बनेगा। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है। ये बोल रहे हैं कि जैसे जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, वो नोएडा में पड़ता है, उसके आसपास का जो एरिया है फरीदाबाद और पलवल का एरिया, दैट इज ग्लोबल ग्रोथ जोन। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट, इट शुड बी लर्न, मतलब ये आप एक बार देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है मॉडर्न फिल्म सिटी बना रहे हैं हम। ये कहाँ पे बना रहे हैं? पिंजौर। पिंजौर इज इन पंचकुला। पानीपत में जो बैटलफील्ड, 3 युद्ध हुए थे पानीपत के, ठीक है, सारिका याद है ना 3 युद्ध? यस सर। हाँ, तो पानीपत वाले 3 युद्ध हुए थे, तो वहां पे पानीपत बैटलफील्ड इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाया जा रहा है। अरावली का जो गोल्फ कोर्स का एरिया है, दैट इज इन फरीदाबाद, उसको बहुत पुराना एरिया है, इसको अपग्रेड करने की बात चली जा रही है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टेट की एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसीज के तहत ट्री कवर को इंक्रीज किया जा रहा है। डियर पार्क जो कि 2 थे पहले, अब एक और बढ़ रहा है, दैट इज इन करनाल। इन्वायरमेंटल का ट्रेनिंग सेंटर आईएमटी मानेसर, मानेसर इज इन गुड़गांव, तो यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर बनाया जा रहा है। एक हरियाणा में स्कीम चलती है, कोई भी 75 साल से ऊपर का पेड़ है, अगर आप उसकी देखभाल करते हैं तो आपको कुछ पेंशन मिलती है, दैट इज 3,2750 रुपये। इस स्कीम का नाम है हरियाणा प्राण वायु देवता पेंशन योजना। यानी प्राण मतलब आपको, इट इज जस्ट लाइक दैट कि ऑक्सीजन दे रहा है ना वो पेड़, और 75 साल से ऊपर है, तो इट इज प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम, राइट। और ये पेज मुझे लग रहा है कि 2 बार आ गया, ये पेज 2 बार आ गया है, तो इसको हटा दीजिएगा ना स्कैन करते हुए। ठीक है, उसके बाद आते जाते हैं हम होम डिपार्टमेंट पे। होम डिपार्टमेंट में आप ये देखिए, एक एटीएस का मतलब होता है एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। ये कह रहे हैं ऐसी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड बनाया जाएगा जो कि इंस्पेक्टर जनरल से मतलब हेड किया जाएगा। अब इसको बनाने का पर्पस क्या है? क्योंकि याद है आपको, एक अभी दिल्ली में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, यस सर।
और यस उस सर। यस सर। वो कहाँ से, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे वो? हम्म, इट वॉज इन फरीदाबाद ना? फरीदाबाद, यस सर, फरीदाबाद इज यस इन सर। हरियाणा, सो देर इज अ बिट हम्म, ऑफ ये दैट थिंग, गॉट इट सर। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, तो वहां से होगा। तो ये बना कहाँ पे रहे हैं? ये गुरुग्राम और पंचकुला में बना रहे हैं। जो इसमें ये भी बोल रहे हैं कि फिर से वीमेन वाले पॉइंट पे आ जाइए कि हम जेंडर बजटिंग करेंगे तो वीमेन कमांडो उसको भी लेंगे, राइट। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि साइबर पुलिस स्टेशन होंगे, कहाँ पे होंगे? सोनीपत, गोहाना, बहादुरगढ़। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि हर एक पुलिस वाले ना, हम ऐसा चाहते हैं कि हर एक पुलिस वाला कैमरा पहन के खड़ा हो, जो भी रोड पे ट्रैफिक पे खड़ा है, ताकि उसकी जो भी हरकतें हैं मतलब वो सब दिखे, ऐसा ये चाहते हैं। और इसके लिए ये कैमरास को बाय कर रहे हैं विद इन 3-4 ईयर्स, दे वांट, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद ये बोलते हैं कि जो भी हमारे अग्निवीर्स हैं उनको 20% रिजर्वेशन मिलेगा पुलिस रिक्रूटमेंट में। लास्टली ये बोलते हैं कि जो इंडियन का रिजर्व बटालियन है वो बनाया जाएगा, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, वो बनेगा हमारा मेवात नू में, ठीक है। पुलिस वेलफेयर फंड है 16 करोड़ का बनाया जाएगा, जो पंजाब पुलिस रूल्स है उसको हटा के हरियाणा पुलिस के रूल्स बनाए जाएंगे, ठीक है। रिवेन्यू डिपार्टमेंट में, ये रिवेन्यू डिपार्टमेंट इज वेयर, कहाँ पे वो होता है? जहाँ पे वो एसडीएम और डीएम वर्क करता है, दैट पोस्ट इज एक्चुअली रिलेटेड टू द रिवेन्यू डिपार्टमेंट। उसके तहत ये बोल रहे हैं कि लैंड बैंक बनाया जाएगा 1000 करोड़ का। स्वामित्व योजना के तहत सारे लैंड रिकॉर्ड्स को बहुत क्लियरली कर दिया जाएगा, और जो भी लैंड रिकॉर्ड्स है जिस भी विलेजर्स का, उसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके तहत ये बोल रहे हैं स्टेट लेवल का रिवेन्यू ट्रेनिंग सेंटर, मतलब जो आईआरएस ऑफिसर टाइप्स के लिए बनता होगा, वो कुरुक्षेत्र में बनाया जाएगा। स्टेट लेवल का डेटा सेंटर जो है वो 100 करोड़ का बनेगा। ये बोल रहे हैं कि जो 2% स्टैम्प ड्यूटी का शेयर जो है अर्बन लोकल बॉडीज का होता है उसमें, वो उनको डायरेक्टली ट्रांसमिट कर दिया जाएगा, ठीक है। और ये कह रहा है कि जब भी कोई लैंड और बाय और सेल होगा तो देयर शुड बी एन एग्रीमेंट, वो एक मैंडेटरी कंडीशन होगा, ताकि लिटिगेशन और फ्रॉड को बचाया जा सके, राइट। लास्टली उसके बाद ये बोलते हैं फूड एंड सिविल सप्लाईज, यानी कि 4000 फेयर प्राइस शॉप बनाई जाएंगी। फिर से वही जेंडर बजटिंग के लिए यहाँ पे 33% रिजर्वेशन दे दिया कि उसमें भी रिजर्वेशन विमेन को मिलेगा। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम फॉर राइस मिलर्स, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सोशल वेलफेयर स्कीम में ये मैंने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, लाडो लक्ष्मी योजना, डेफिनेटली मुझे लगता है पेपर में देखना चाहिए, जिसमें इसका लिमिट इंक्रीज कर दिया है 1,80,000 रुपए तक के लिए। अ सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर डी एडिक्शन विल बी स्टैब्लिश थ्रू पीपीपी मॉडल। मतलब सोशल वेलफेयर में देखिए, अगर कोई डी एडिक्ट करना है किसी को, तो दैट इज सेंटर फॉर एक्सीलेंस, उसके लिए स्टैब्लिश किया जाएगा पीपीपी मॉडल के थ्रू। वीमेन एंड चाइल्ड में देखिए, ये इंपॉर्टेंट लाइन है यार, क्योंकि इसमें इन्होंने खुद ही डिफाइन कर दिया कि व्हाट इज द सेक्स रेशियो। जैसे उस दिन शायद नेहा सवाल पूछ रही थी कि अगर पेपर में आता है कि कौन सा सेक्स रेशियो बताना है, तो आज का सेक्स रेशियो इज 9:3, ये दे हैव डिफाइंड इन पेपर यस सर। बजट, राइट। तो पहले 868 था 2015 में, ये भी 2011 वाला नहीं है, 2015 में है 868, और 93 आज हो गया। ओके के सर। बाद आएगा नारी मंडपम। नारी मंडपम मतलब है कि गुरुग्राम में खोला जा रहा है। वत्सल्य भवन, वत्सल्य इट्स रिलेटेड टू द किड्स एंड द वीमेन, जहाँ पे सारी की सारी विमेन से रिलेटेड स्कीम और चाइल्ड से रिलेटेड स्कीम यहाँ पे बता दिया जाएगा। ये अंबाला, यमुनानगर, रोहतक, गुरुग्राम में खोला गया। वर्क प्लेस सेफ्टी फंड 5 करोड़ का बनाया गया, ताकि विमेन को वर्क प्लेस पे सेफ्टी मिले। ये याद है आपको कौन सा केस हुआ था? निर्भया केस, इट इज रिलेटेड टू विमेन सेफ्टी, जिसके बाद मतलब ये सब चीजें चला था। एक जस्टिस वर्मा कमेटी भी इससे रिलेटेड है, तो डू रीड अबाउट दैट, अच्छा है, आपको अच्छा लगेगा पढ़ के। पॉश एक्ट, वर्मा कमेटी, निर्भया फंड, ये सब इनसे रिलेटेड है। महिला समर्थ संस्थान पुरस्कार दिया जाएगा। यार ये बोल रहा है कि आपके कोई भी गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है, अगर वो विमेन फ्रेंडली रेटिंग है यार ये जिनकी, उसको आपको महिला समर्थ संस्थान पुरस्कार दिया जाएगा। 100 आंगनवाड़ी को सक्षम आंगनवाड़ी बनाया जाएगा। नॉट इम्पॉर्टेंट। इसके बाद आएगा इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस के लिए, जिसमें बोल रहा है मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना,
इसमें पहले ना ये जब हमारा कुंभ चल रहा था तो हमने ये स्कीम स्टार्ट किया था जिसमें हम ये कुंभ में ले गए थे। लास्ट ईयर ये इंक्रीज कर दिया गया था वैष्णो देवी और शिरडी में, कि यहाँ पे भी हम बुजुर्गों को यहाँ पे लेके जाएंगे। बट इस साल इन्होंने गोल्डन टेम्पल यानी कि श्री हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा को भी इंक्लूड कर दिया गया है, राइट। अब हरियाणा का जो मीडिया पर्सोनल वेलफेयर फंड है उसमें जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है उसको बढ़ा के 2.5 लाख से 5 लाख रुपए कर दिया गया। नॉट दैट इंपॉर्टेंट। आर्ट एंड कल्चर में ये बोल रहे हैं, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है। पहले बोलते हैं कि हरियाणा में फिल्म फेस्टिवल तो होता ही है, कौन करता है? SUPVA एक हरियाणा की बॉडी है, रोहतक में सिचुएटेड है, ये करती है। अब इस बार क्या कह रहे हैं, ये फर्स्ट नेशनल म्यूजिक फेस्टिवल कहाँ है ऑर्गेनाइज किया जाएगा? हरियाणा में किया जाएगा 2026-27 में, ठीक है। राखी गढ़ी के लिए ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको आर्कियोलॉजिकल साइट, आइकॉनिक आर्कियोलॉजिकल साइट घोषित किया है। हम इसको टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाया जाएगा बाय गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। हरियाणा कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको कनेक्ट करने के लिए डायस्पोरा कल्चरल कनेक्ट स्कीम है, ये बनाई जाएगी। फॉरेन कॉपरेशन के लिए जैसे प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे लोग डंकी रूट से जाते हैं, डंकी रूट मतलब इलीगल रूट से जाते हैं, उनको एड्रेस करने के लिए ये बोल रहे हैं कि हम फॉरेन लैंग्वेज ट्रेनिंग स्कीम लाएंगे। जैसे ऊपर हमने देखा था ना फ्रेंच से के लिए तैयार किया गया था, ऐसे ये बोल रहे हैं जिनकी फैमिली इनकम 3 लाख से कम है उनके बच्चों को हम असिस्टेंस देंगे कि ताकि वो फॉरेन लैंग्वेज सीख के बाहर जा सके। एक वेलफेयर फंड भी बनाएंगे, जो सही रास्ते से लोग बाहर गए हैं और उनकी डेथ हो जाती है ड्यूरिंग दैट टेन्योर। तीसरा ये बोल रहा है कि प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा, कि बिफोर जाने से पहले आपको सब बेसिक समझाया जाएगा ताकि आपको वहां पे प्रॉब्लम ना हो। बट सेकंड वाला जो ये याद रखिएगा, जो ये फंड बनाया जाएगा और उनको दिया जाएगा उसके लिए कंडीशन ये है कि आप लीगल रूट से जाने चाहिए, ठीक है। सैनिक और अर्ध सैनिक वेलफेयर का अर्थ है कि मतलब जो हमारे आर्मी पर्सोनल हैं या पैरामिलिट्री वाले पर्सोनल हैं उनके लिए अगर एक एक्स ग्रेशिया अमाउंट दिया जाएगा अगर आपकी उनकी डेथ हो जाती है या उनको फिजिकल कैजुअलिटी डिक्लेयर हो जाता है कि ऐसा हो गया। 10 लाख रुपए, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे हैव कोट अनकोट दैट वर्ड फिजिकल कैजुअलिटी। तो उसके लिए डिफाइंड होना मतलब किसी ना किसी एक्ट में ये वर्ड डिफाइंड होगा, इसलिए दे कोटेड इट, सो आई डबल कोटेड कि ऐसा है। इन्होंने बोला है कि ये डिफाइंड होना चाहिए कि फिजिकल कैजुअलिटी हुआ है उसके साथ। उसके बाद ये बोल रहे हैं लास्टली, हरियाणा सैनिक एंड अर्ध सैनिक कल्याण निगम के थ्रू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दिया जाएगा। मतलब जैसे अभी कोई 10 साल सर्विस करके आ गया या 20 साल सर्विस करके आ गया, तो ये मतलब कल्याण निगम मतलब वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है जो इनको ट्रेन करेगी या उनको बेसिक स्किल देगी ताकि ये दोबारा से आके अपना सिविल लाइफ में भी अपना जॉब वगैरह कर सकेंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो ये हमने जहां जहां पे कुछ कुछ यूनिट्स पढ़ा था ना, उसको आई ट्राइड टू प्लॉट इट इन मैप्स। आप बाकी के यूनिट्स को भी आप इसी तरह से मैप में प्लॉट कर सकते हैं। और मैंने कुछ कुछ जैसे ये वेडिंग सिटी है, जैसे हम बोल रहे थे कि खर्चा बहुत ज्यादा होता है, तो ऐसे वेडिंग सिटीज बना रहे थे। जैसे ये देखिए गुड़गांव को बनाया, ये पिंजौर को बनाया, ऐसे ही ये सब चीजें वही लिखा हुआ है, बेसिकली ऊपर वाली ही सारी चीजें लिखा हुआ है। आप एक बार इसको रीड कीजिएगा, मुझे लगता नहीं है इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगा। इसके अलावा सिर्फ अब हमारा सिर्फ एक पेज रह गया है बजट का। आई विल शो दैट पेज फर्स्ट। हम्म ये देखिए, ये हमने सारे डिपार्टमेंट्स को कवर कर लिया है कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट्स थे। ये लास्ट में ये वाला रह गया। अब इसके बाद ये बोल रहा है कि एक सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन का सिस्टम बनाया जाएगा, जिसमें मतलब हम सारी वन स्टॉप हेल्पलाइन होगा जिसमें सारी स्कीम्स को सब एक जगह पे बता दिया जाएगा। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। और उसके बाद ये बोलता है कि जैसे किसी को किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को या किसी भी एम्प्लॉय को लॉन्ग टर्म का डिसीज है, क्रॉनिक डिसीज है, यानी वो ठीक होना थोड़ा मुश्किल है, ठीक हो नहीं पा रही, दैट पर्सन हैज टू अडेप्ट विद दैट। अब उसको करते हुए अब वो अपने प्रमोशन को अगर फॉरगो कर देता है, बट तो भी ये बोल रहे हैं कि उसको तब भी ACP यानी कि एनुअल जो बेनिफिट हो गया, इंक्रीमेंट का बेनिफिट्स हो गया, वो उसको दिया जाएगा पहला।
दूसरा ये बोल रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही हैं जिसके बाद वो उन लोगों की सैलरीज नहीं दे पा रहे, तो उसके लिए दे हैव 100 करोड़ का फंड इस्टेब्लिश कर लिया ताकि उनको उस टाइम पे सैलरी या जो भी बेसिक बेनिफिट्स है वो मिल जाए, वो रुके ना। थर्डली ये बोल रहे हैं कि जो पहले मेडिकल डिपेंडेंट्स की एक डेफिनेशन थी, जिसके तहत जो भी आपका जैसे हस्बैंड है, उसकी वाइफ अगर 3500 रुपये से कम कमाती है, उसके पेरेंट्स अगर 3500 रुपये से कम कमाते हैं, तो दे आर डिपेंडेंट ऑन यू। बट अब ये बोल रहे हैं दे हैव इंक्रीज दैट लिमिट टू 9000 रुपीज। अभी ये जो 9,000 वाली लिमिट है, ये अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की भी यही सेम लिमिट है, तो दे हैव लिंक्ड इट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद लास्टली ये बोल रहे हैं कि मतलब जो भी टेंडर फ्लोट्स होते थे HEW पे, ठीक है, उसका इन्होंने पिछले साल एक काम किया था कि उसके सब नोटिफिकेशन ग्राम पंचायत को जाएगा। नाउ दिस ईयर दे आर सेइंग दैट वी आर आल्सो प्रपोजिंग कि एक नोटिफिकेशन उस एरिया के लोकल MP और MLA को भी जाएगा। दिस इज रिटन इन दैट बजट डॉक्यूमेंट्स। सो दिस इज द कंप्लीट डॉक्यूमेंट ऑफ 64 पेजेस which I tried to cover it in 10 or 12 pages। उसके बाद सर ये जो लास्ट में आपने बताया सर, ये पेज कहाँ पर है सर? लास्ट 62 पेज। ओके। I'll share that document also, जो भी मतलब ये वाला डॉक्यूमेंट है। दिस इज द ओरिजिनल बजट स्पीच। अगर किसी को पढ़ने में इंटरेस्ट है, रीड करना पसंद है, तो मे बी दे कैन डू, बट मेजरली पॉइंट्स उसमें कवर्ड है, ये हमने ट्राई किया है। ये राइट अभी स्क्रीन दिख रही है ये वाली? नो सर। नो सर। नो हाँ, सर। लेकिन मैं बजट वाली आपको स्क्रीन दिखाता हूँ सो दैट आप लोग एक बार देख लें। हाँ, ये वाले तो दिख रहे हैं ना? नो सर। अभी कोई स्क्रीन नहीं दिख रही आपको? नो सर, ब्लैक ब्लैक है पूरा। लोड हो रहा है। हाँ, एक सेकेंड रुकिए, पूरा दिखाते हैं, आराम से देखिए। आप दिख रहे हैं? इज इट विजिबल? यस सर। यस। हाँ, देखा ना? अब ये देखिए, दिस इज द लास्ट पेज जो मैंने आपके साथ बोला कि जो भी एम्प्लॉयज होंगे लॉन्ग टर्म क्रॉनिक डिसीज से होंगे, अगर वो अपना प्रमोशन फॉरगो कर देते हैं तो उसके बाद भी ACP यानी कि एनुअल जो भी इंक्रीमेंट का बेनिफिट्स होता है उनको मिलना चाहिए। सेकेंडली ये बोल रहे हैं कि जब भी एम्प्लॉयज को सैलरी वगैरह नहीं मिलती उसके लिए हम फंड्स, एक असिस्टेंस फंड बना रहे हैं, वो ये वाला। थर्डली दे आर सेइंग दैट कि जो मेडिकल डिपेंडेंट्स है उसका डेफिनेशन है इंक्रीज करके हम 9,000 रुपये कर रहे हैं। चौथा ये बोल रहे हैं कि HEW पोर्टल पे जो भी टेंडर फ्लोट होते हैं, वो अभी हमने पिछले साल क्या किया था कि ग्राम पंचायत को मतलब इंफॉर्मेशन जाती थी, इस साल से हम ये कर रहे हैं कि सभी MLAs और MPs को भी वो इंफॉर्मेशन जाएगा। सो दिस इज द कंप्लीट 63 पेज डॉक्यूमेंट, 63 पेज। ये आई विल शेयर इट विद यू, अगर आप लोग पढ़ना चाहेंगे तो आप इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ से 2 मार्च को ये बजट प्रेजेंट हुआ था। ये है हमारा बजट से रिलेटेड द कंप्लीट थिंग। अब अगर किसको डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। सर मुझे एक डाउट है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आराम से पूछते हैं, बताइए बताइए। सर मैं ये कह रहा था जो सेक्स रेशियो आएगा अगर एग्जाम में, तो हम अब 923 लिखेंगे या 868 लिखेंगे? अगर ये पूछेगा कि आज की डेट में क्या है तो 923 लिखेंगे। ओके। अगर ये पूछेगा कि 2011 के हिसाब से क्या है, स्पेसिफिकली पूछेगा तो स्पेसिफिकली बात करेंगे। मतलब अगर सेंसस रिलेटेड पूछेगा, सेंसस रिलेटेड, तो 2011। हाँ, अगर आज की डेट का पूछेगा व्हाट इज द प्रेजेंट, मुझे लगता है आज की डेट का पूछेगा, क्योंकि बिकॉज दे हैव इम्प्रूव्ड। यस यस, 923। हम्म। ठीक है सर, डन सर। हम्म। और थैंक यू सर। यार मतलब बजट, मतलब जो भी आप ये समझेंगे कि इट इज वेरी मच फुल ऑफ डेटा। आई ट्राई टू मिनिमाइज दैट डेटा और ट्राई टू ऑर्गेनाइज दैट डेटा कि आपको एक चीजें कुछ कुछ समझ आए। तो शायद आपने देखा होगा जब आप इस डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा यार इट वाज अ वेरी 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 बोरिंग डॉक्यूमेंट,
बट आई ट्राइड इट टू कि उसको मिनिमम से मिनिमम बोरिंग करे बिना आपको ये प्रेजेंट किया जाए। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड रिलेटेड टू बजट। अरे पंपे